Hello everyone, welcome to Bitwise Learning. Today we are going to start computer organization architecture. हम Bitwise Learning पर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जैसे कि DSTL, DS, Python, साइबर सिक्योरिटी आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं. फॉर एनी फर्दर क्वेरी या नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. आज हम यूनिट 4 मेमोरी COA की यूनिट 4 का आज हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं. आपको इसके बाद कहीं भी कोई भी वीडियो या नोट्स देखने की नीड नहीं होगी. बस एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए. सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं हमको पढ़ना क्या है. बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हायरार्की, सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज, 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रोम मेमोरीज, कैश मेमोरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन इश्यूज एंड परफॉर्मेंस, एड्रेस मैपिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑक्सिलरी मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी एंड कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन. सबसे पहला टॉपिक आता है मेरा इंट्रोडक्शन टू मेमोरी एंड हायरार्की. दिस सेक्शन कवर्स द फाउंडेशनल रोल ऑफ मेमोरी एंड हाउ सिस्टम ऑर्गेनाइजेस वेरियस स्टोरेज टाइप्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस. सबसे पहले आता है मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है. थिंक ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एज अ डिजिटल कंटेनर. इट इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज समझते हैं. कंप्यूटर की मेमोरी को आप एक डिजिटल कंटेनर की तरह समझ सकते हैं. जैसे आप घर में किसी भी सामान को अलग अलग जगह पर रखते हैं, जैसे कि किसी को सेल्फ के ऊपर, किसी को अलमीरा के अंदर, किसी को लॉकर के अंदर, वैसे ही कंप्यूटर भी डेटा को अलग अलग मेमोरी लेवल्स में रखता है स्पीड और कॉस्ट के हिसाब से. अब मेमोरी एक फाउंडेशनल रोल है, यानी मेमोरी ही वो जगह है जहां डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट स्टोर होते हैं. अगर मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर लिटरली कुछ नहीं कर सकता. सबसे पहले इसके फंक्शन की बात करें तो मेमोरी प्राइमरी जॉब इज टू होल्ड डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन, परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेंड एंड रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन. मेमोरी का प्राइमरी जॉब क्या है? डेटा को स्टोर करना, चाहे वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो, ऑपरेंड हो या सीपीयू के ऑपरेशंस के रिजल्ट हो. आप जितना कोड चलाते हैं, जितने एप्स चलाते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन मेमोरी में टेम्परली स्टोर होती है. एक एग्जांपल देखें तो जब आप मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप खोलते हैं, ऐप का पूरा प्रोग्राम रैम में लोड होता है, तभी फास्ट रिस्पॉन्ड कर पाता है हमारा ऐप. नेक्स्ट आता है मेरा डेटा परसिस्टेंस. इट कैन स्टोर डेटा एदर टेम्परली और परमानेंटली. मेमोरी दो तरह से काम करती है. पहला टेम्पररी स्टोरेज करती है, जैसे कि रैम, अगर पावर गई तो डेटा गया. दूसरा होता है परमानेंट स्टोरेज, जैसे कि रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह. नेक्स्ट आता है मेरा सीपीयू इंटरेक्शन. द सीपीयू कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल डेटा इन मेमोरी, रीडिंग इट, चेंजिंग इट एंड सेविंग इट फॉर द इमीडिएट और फर्दर यूज. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीपीयू डायरेक्टली सारी कंप्यूटेशन करता है, लेकिन सीपीयू के पास खुद की स्टोरेज बहुत कम होती है, जैसे कि रजिस्टर्स. इसलिए सीपीयू मेमोरी से सब कुछ रीड राइट करता है, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल, न्यू डेटा, सब. यानी सीपीयू डेटा को मेमोरी में से पढ़ता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर रिजल्ट को मेमोरी में दोबारा स्टोर कर देता है. नेक्स्ट चले तो आता है मेरा फिर वॉलेटाइल वर्सेस नॉन वॉलेटाइल. मेन मेमोरी रैम. दिस इज द प्राइमरी स्टोरेज यूज्ड फॉर रनिंग प्रोग्राम्स एंड एक्टिव डेटा. इट इज यूजली वॉलेटाइल टेम्पररी. अब सबसे पहले समझते हैं अपने वॉलेटाइल को, यानी टेम्पररी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम. सिंपल वर्ड्स में रैम वो मेमोरी है जिसमें आपका प्रोग्राम करेंटली चल रहा होता है. जैसे ही पावर ऑफ हुआ डेटा गायब हो जाएगा, इसलिए इसको वॉलेटाइल कहते हैं. एग्जांपल के लिए आप एमएस वर्ड चला रहे हो, उसमें असाइनमेंट काम कर रहे हो अपना. अब जैसे ही लाइट चली गई, आपने सेव नहीं किया तो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि रैम टेम्पररी है. नेक्स्ट आता है मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. दिस इज वेयर वी परमानेंटली राइट स्टोर डेटा. लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होता है. ये क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होता है. अब दूसरा नॉन वॉलेटाइल की बात करूं, परमानेंट स्टोरेज के लिए ऑक्सिलरी मेमोरी, जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है. मतलब हार्ड डिस्क हुई, एसएसडी हुई, पेन ड्राइव हुई, ये सब नॉन वॉलेटाइल है. पावर चला जाए या सिस्टम ऑफ हो जाए, डेटा मेरा सेफ रहता है. एग्जांपल के लिए आपका व्हाट्सएप बैकअप, फोटोज, मूवीज, ये सब परमानेंट स्टोरेज में रहते हैं. नेक्स्ट आता है मेरा मेमोरी स्ट्रक्चर. अ लार्ज मेमोरी स्पेस इज स्प्लिट इनटू टू स्मॉल कंपोनेंट्स नोन एज सेल्स. ईच सेल होल्ड अ मेमोरी बिट एंड हैज अ यूनिक एड्रेस. इसको सिंपल लैंग्वेज समझते हैं. कंप्यूटर की पूरी मेमोरी को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया जाता है. हर सेल एक बिट स्टोर करता है, 0 या 1. अब हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, ताकि सीपीयू क्विकली बता सकता है कि डेटा कहाँ रीड राइट कराना है. एग्जाम्पल के लिए आप घर में एक लॉकर सोचो, हर लॉकर का अलग अलग नंबर होता है. मेमोरी भी वैसे ही एड्रेस इक्वल्स टू सेल का यूनिक नंबर. नेक्स्ट चलें तो अब आता है मेरा मेमोरी हायरार्की, द लेयर्ड सिस्टम. The memory system is designed in layers or levels, is called a hierarchy. This organization is necessary because creating a memory that is simultaneously huge, lightning fast and cheap is impossible.
अब आप देख सकते हो कि पूरी मेमोरी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक ही मेमोरी में तीनों क्वालिटीज एक साथ नहीं मिल सकती। क्या? एक तो ह्यूज साइज होना, फिर लाइटनिंग फास्ट स्पीड देना और लो कॉस्ट देना। सो कंप्यूटर डिजाइनर्स क्या करते हैं, सब मेमोरीज को हायरार्की में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे स्पीड, साइज और कॉस्ट का एक परफेक्ट बैलेंस बन सकता है। वही मेरा कह रहा है, द हायरार्की ऑर्गेनाइजेस ऑल मेमोरी कंपोनेंट्स फ्रॉम द सीपीयू टू द हार्ड ड्राइव्स बेस्ड ऑन देयर ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड, साइज एंड कॉस्ट। सबसे पहले आता है इसमें सीपीयू रजिस्टर्स। लोकेशन की बात करें तो कहाँ होता है ये? इंटरनल टू सीपीयू और फास्टेस्ट डेटा होल्डर होता है। स्पीड की बात करें तो फास्टेस्ट होता है, लीस्ट टाइम एक्सेस होता है इसका। साइज की बात करें तो स्मॉलेस्ट होता है, किलोबाइट्स और केबी की रेंजेस में होती है। कॉस्ट हाईएस्ट होती है। अब रजिस्टर्स को आप पॉकेट के नोट समझो। सबसे पास, सबसे फास्ट एक्सेस। सीपीयू को कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले रजिस्टर में ही डेटा होता है। जब एग्जांपल के लिए मान लो सीपीयू को 5+3 करना है, ठीक है, तो वो वैल्यूज रजिस्टर्स में जाती हैं। नेक्स्ट आता है मेरा कैश मेमोरी। एक्ट एज अ ब्रिज बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। स्पीड की बात करें तो फास्टेस्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। साइज की बात करें तो स्मॉल होता है, मेगाबाइट्स और एमबी के रेंजेस में। कॉस्ट वेरी हाई, एक्सपेंसिव। अब कैश को आप सीपीयू का पर्सनल नोटबुक समझो, जिसमें वो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा रखता है। अगर सीपीयू को डेटा बार बार चाहिए होता है तो वो रैम से नहीं उठाएगा, वो सीधा कैश से लेगा, इसलिए सुपर फास्ट होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको किसी ऐप को ओपन करना है, फिर नेक्स्ट टाइम उसको फिर से लोड करना है, तो उसका जो डेटा होता है वो कैश में स्टोर हो जाता है, ताकि आप उसको फास्ट एक्सेस कर पाओ। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में ऐप का एक कैश डेटा होता है, तो वही। नेक्स्ट चले तो होता है मेरा मेन मेमोरी, रैम। सेंट्रल स्टोरेज यूनिट स्टोर्स एक्टिव प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। स्पीड की बात करें तो मॉडरेट और फास्ट होता है। साइज की बात करें तो लार्ज और कॉस्ट लो। रैम को हम कंप्यूटर का वर्किंग एरिया बोलते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं, गेम, ब्राउजर, कोडिंग की आईडी, ये सब रैम में लोड होता है। सीपीयू डायरेक्टली रैम से इंटरेक्ट करता है जब कैश में रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए जब आप क्रोम में 10 टैब्स खोलो, ठीक है, वो सब डेटा रैम में लोडेड होती हैं। RAM is volatile and used to store active instruction and data during execution simply. Next आता है मेरा auxiliary और secondary. Mass external storage used for long term storage of large data files. स्पीड की बात करूँ तो स्लोएस्ट होता है। साइज की बात करूँ तो लार्जेस्ट होता है। कॉस्ट की बात करूँ तो वेरी लो, चीप होता है, चीपेस्ट पर बिट। ये वही मेमोरी है जिसमें आपके पीसी का परमानेंट डेटा स्टोर होता है, मूवीज, पीडीएफ, प्रोजेक्ट, ओएस फाइल्स। इसको आप कंप्यूटर का गोडाउन समझ सकते हो, बहुत बड़ा, बहुत चीप लेकिन स्लो। एग्जांपल के लिए हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल एचडीडी या मेमोरी कार्ड। Next, why hierarchy works. Locality of reference. The success of memory hierarchy, especially the cache, depend on entirely the concept of locality of reference. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को सिंपली समझें तो एक प्रोग्राम जो बार बार सेम या नियर बाई मेमोरी लोकेशन को यूज करता है, वो होता है मेरा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब मेरा दो तरह का होता है। पहला होता है मेरा टेम्परल लोकेलिटी, दूसरा होता है मेरा स्पेशल लोकेलिटी। टेम्परल लोकेलिटी क्या होता है? इफ अ पीस ऑफ डेटा और एन इंस्ट्रक्शन इज एक्सेस्ड नाउ, इट इज लाइकली टू बी एक्सेस्ड अगेन वेरी सून। रिसेंटली एक्सिक्यूटेड इंस्ट्रक्शन आर लाइकली टू बी एक्सिक्यूटेड अगेन। देखो, टेम्पोरल का सिंपल मतलब होता है टाइम के आसपास बार बार एक्सेस होना। जब सीपीयू एक डेटा को अभी यूज करता है, चांसेस हाई हैं कि वो डेटा थोड़ी देर बाद दोबारा यूज हो। टेम्पोरल टेम्पोरल का सिंपल मीनिंग होता है टाइम के आसपास बार बार एक्सेस होना। जब सीपीयू एक डेटा को अभी यूज करता है तो चांसेस हाई हैं कि वो डेटा थोड़ी देर बाद दोबारा यूज होगा। एग्जांपल के लिए मान लो हम लिखते हैं ना लूप में कि फॉर आई इन रेंज 100 सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, तो वेरिएबल सम और आई बार बार यूज होते हैं तो टेम्परल लोकेलिटी में चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने व्हाट्सअप खोला, बार बार सेम रिसेंट चैट्स ओपन होती हैं, तो मेरा एग्जांपल होता है टेम्परल लोकेलिटी का। नेक्स्ट आता है मेरा स्पेशल लोकेलिटी। इफ अ मेमोरी लोकेशन इज एक्सेस्ड, नियर बाय मेमोरी लोकेशन आर लाइकली टू बी एक्सेस्ड सून आफ्टर। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड क्लोज टू द रिसेंटली एक्सिक्यूटेड इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो लाइकली टू बी एक्सिक्यूटेड सून। अब स्पेशल का मतलब क्या होता है कि एड्रेस के आसपास वाला डेटा भी जल्दी एक्सेस होगा। एग्जांपल एरे के लिए मान लीजिए, जैसे कि क्या होता है मेरा, मान लो A0 है, मेरा A1 है, मेरा A2 है। अब मेमोरी में ये सब कंटिन्यूसली स्टोर्ड होते हैं। सीपीयू जब A0 को लेता है तो A1 A2 भी सून यूज होंगे। रियल लाइफ एनोलॉजी के लिए मान लो आप अपनी गैलरी को स्क्रॉल कर रहे हो तो जो एडजेसेंट फोटो होते हैं वो भी लोड होना स्टार्ट कर जाते हैं, तो ये होता है मेरा स्पेशल लोकेलिटी।
The hierarchy is structured so that the active portion, the referenced due to locality of a program and the data resides in the faster upper level cache or registers, optimizing overall performance. इसका मतलब जो पार्ट प्रोग्राम का एक्टिवली यूज्ड हो रहा है वो रजिस्टर और कैश में रखा जाता है। यही वजह है कि कंप्यूटर फास्ट लगता है। सीपीयू बार बार स्लो रैम या हार्ड डिस्क में जाने के टाइम वेस्ट करने को छोड़कर सीधे यहाँ पर रैम और कहाँ पर हमारे कैश और रजिस्टर्स में जाता है। नेक्स्ट आता है मेरा की ट्रेड ऑफ इन द हायरार्की, ये क्रूशियल ट्रेंड्स। एज वी मूव डाउन द मेमोरी हायरार्की फ्रॉम रजिस्टर टू सेकेंडरी मेमोरी। अब जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो हायरार्की का फाइनल समरी है। मेमोरी में क्या चीज ऊपर जाके डिक्रीज होती है, नीचे जाके इंक्रीज होती है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट आता है एक्सेस टाइम का। स्पीड इंक्रीजेस मीनिंग द मेमोरी गेट्स स्लोअर। अब मैं हमारे एक्सेस टाइम की बात करूं तो एज वी मूव डाउन द मेमोरी हायरार्की एक्सेस टाइम इंक्रीजेस, मतलब मेमोरी स्लो हो जाती है। जैसे कि सबसे ऊपर मेरे रजिस्टर्स हैं, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। अब टॉप पर जो रजिस्टर्स हैं वो सबसे फास्ट हैं, फिर कैश फास्ट, फिर ऐसे धीरे 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 नीचे तक स्लो हो जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सीपीयू का डेटा लेने में ज़्यादा टाइम लगने लगता है, इसलिए क्या होता है एक्सेस टाइम मेरा नीचे जाकर इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के जैसे रजिस्टर को एक्सेस करने में क्या नैनो सेकेंड्स लगती हैं, वहीं मेरी एचडी को एक्सेस करने में मिली सेकेंड्स लगती हैं। नेक्स्ट आता है मेरा कैपेसिटी के बारे में बात करें तो साइज स्टोरेज इंक्रीजेस मीनिंग द मेमोरी गेट्स लार्जर। ये मेमोरी बड़ी होती जाती है। जैसे कि रजिस्टर क्या होता है फ्यू बाइट्स में होता है, फिर कैश मेरी फ्यू एमबीज में होती है, रैम जीबीज में होती है, एसएसडी एचडीडी मेरी टीबीज में हो जाती है और मैग्नेटिक टेप ह्यूज हो जाती है। तो बिग मेमोरी स्लो मेमोरी। नेक्स्ट आता है मेरा कॉस्ट पर बिट्स डिक्रीजेस मीनिंग स्टोरेज गेट्स चीपर। टॉप मेमोरी जो होती है वो भी कॉस्टली होती हैं, जो बॉटम में होती हैं वो चीपेस्ट होती हैं। जैसे कि रजिस्टर मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव होता है और मैग्नेटिक टेप चीपेस्ट पर बिट होती हैं। मतलब जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी और नीचे वाली लेस एक्सपेंसिव होगी, मतलब कॉस्ट पर बिट ऊपर बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं मेरे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में पूछा गया था कि डिस्कस द मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम रिगार्ड्स विद स्पीड साइज एंड कॉस्ट। ये 7 और 10 नंबर में 24, 25 और 22, 23 में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है 2 नंबर में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, 23, 24 और 17, 18 में पूछा गया है। अब हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज की। सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज एंड रोम मेमोरीज। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर डेटा डिजिटली इन जीरोस एंड वंस। दे आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। मतलब अब हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज की, जो मॉडर्न कंप्यूटर की बैकबोन है। इनका मेन काम होता है डिजिटल डेटा यानी 0 1 की फॉर्म में जो होते हैं उनको स्टोर करना है। यही टेक्नोलॉजीज मेरी रैम और रोम बनाती है। अब सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज दैट इज वॉलेटाइल, डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। अब सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज देख रहे हैं हम, जो कि वॉलेटाइल होती है, मतलब मेरी पावर गई तो मेरा डेटा चला जाएगा। सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज 2 चीज़ों से बनती है, एक मेरी एस रैम, एक मेरी डी रैम। एस रैम क्या होती है स्टैटिक रैम और डी रैम होती है मेरी डायनामिक रैम। सबसे पहला फीचर आता है इनका स्टोरेज एलिमेंट। अब स्टैटिक रैम क्या यूज करती है मेरी फ्लिप फ्लॉप्स यूज करती है लाइक अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल स्विच टू होल्ड डेटा। वहीं पर डायनामिक क्या करती है यूज अ कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर स्टोर चार्जेस होल्ड डेटा। अब क्या होता है स्टैटिक में क्या होता है कि स्टोरेज एलिमेंट मेरा फ्लिप फ्लॉप यूज करती है। तो फ्लिप फ्लॉप एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो डेटा को स्टेबल रखती है बिना रिफ्रेश किए। रियल लाइफ एनालॉजी की बात करूं कि लॉकर, जैसे कि क्या होता है खोलकर किसी भी चीज को स्टेबल ले लो या रख दो उसमें। वहां पर मेरा डायनेमिक क्या आता है यूज करता है कैपेसिटर प्लस ट्रांजिस्टर्स को, यानी कैपेसिटर चार्जेस स्टोर करती है 0 या 1 की फॉर्म में। डीरैम में एक सेल एक छोटी बैटरी के जैसा होता है, चार्ज रखो तो 1 हो गया और चार्ज लीक हो गया तो वो 0 हो जाता है। ये चार्ज टाइम के साथ लीक हो जाती है, इसलिए डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। ये क्या होती है स्लो होती हैं, चीपर होती हैं, हाई डेंसिटी में होती हैं। नेक्स्ट आता है मेरा डेटा मेंटेनेंस। अब स्टैटिक रैम में क्या होता है कोई रिफ्रेशिंग चाहिए नहीं होती है, डेटा स्टेज स्टोर्ड एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। और डायनेमिक में क्या होता है रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग रीचार्जिंग बिकॉज द कैपेसिटर लीक्स चार्ज क्विकली। देखो स्टैटिक रैम में क्या होता है मेरे फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं जब भी पावर कट हो या कुछ भी हो। एसटीडीएम में क्या होता है कि डेटा को लगातार चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है, पावर है, डेटा स्टेबल है। डायनेमिक रैम में क्या होता है रिक्वायर्ड होती है पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की, कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता है पर चार्ज लीक होता है रहता है तो रिफ्रेश करना पड़ता है मुझे यहाँ पे।
डी रैम को एक लीक की बकेट जैसा समझ सकते हो कि पानी डेटा है मेरा वहाँ पे और बार बार रिफिल करना यानी रिफ्रेश करना पड़ता है मुझे उसे। नेक्स्ट आता है मेरा स्पीड और एक्सेस। अब देखो स्टैटिक रैम में क्या होती है, फास्ट होती है, लेस टाइम लगता है, और डायनामिक क्या होती है, स्लोअर, ग्रेटर टाइम लगता है। इसलिए मेरी स्टैटिक रैम क्या होती है, कैश के लिए परफेक्ट होती है। वहीं पर ये क्या होती है, मेन मेमोरी के लिए सूटेबल होती है। यूजेस की बात करूँ तो ये यूज्ड फॉर वेरी फास्ट कैश मेमोरी और यूज़ की जाती है मेरी स्टैटिक मेमोरी या सिस्टम मेमोरी के लिए। डेंसिटी की बात करूँ कॉस्ट की तो लेस डेंस होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर्स, और लेस एक्सपेंसिव होती है मेरी डायनामिक रैम। अगर अब मैं एक फ्लो में बात करूं कि स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक, तो क्या होता है कि मेरी स्टैटिक को कोई रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए होती है, फास्टर होता है, कॉस्टली होता है, लो डेंसिटी और यूज़ किया जाता है कैश में। वहीं पे मेरी जो डी रैम है वो क्या होती है, नीड रिफ्रेशिंग, स्लोअर, चीपर, हाई डेंसिटी और यूज़ की जाती है रैम में। एनोलॉजी की बात करें डी रैम के लिए तो डी रैम इज लाइक ट्राइंग टू स्टोर वाटर इन अ लीकी बकेट लाइक द कैपेसिटर। इवन थ्रो you turn the tap off, you must constantly pour water back in refresh to ensure the level of data is remains the same। आप DRAM को एक लीकी बकेट की तरह समझ सकते हो। अगर बकेट लीक हो रही है तो पानी लेवल मेंटेन रखने के लिए बार बार पानी को डालना पड़ता है। वैसे ही DRAM में मेंटेन करने के लिए बार बार रिफ्रेश पल्सेस देनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट आता है मेरा सेमीकंडक्टर रोम मेमोरीज। रोम रीड ओनली मेमोरी is the non-volatile memory. This means the data retains permanently and is not lost even if the power is off. ROM is generally used for long-term storage of systems, boot up instructions. अब हम रैम से आगे बढ़ के रोम देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। अगर मतलब मेरी पावर चली भी जाए, कुछ हो जाए, मेरा डेटा फिर भी सेफ रहेगा। ये यूज़ की जाती है बायोस में, बूट लोडर कोड्स में, डिवाइसेस फ्रेमवेयर में और माइक्रो कंट्रोलर्स में। रोम को आप कंप्यूटर की एक परमानेंट नोटबुक की तरह समझो जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं जो सिस्टम को स्टार्ट करने पर हेल्प करते हैं। सबसे पहला क्या आता है मेरा एम रोम यानी कि मास्टर रोम। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड ड्यूरिंग द फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस। प्रोग्रामिंग मेथड, डेटा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर के टाइम पर स्टोर किया जाता है। मतलब एम रोम मेरी एक ऐसी रोम होती है जिसमें डेटा मैन्युफैक्चरर ही चिप बनाते वक्त, अब एमरोम एक ऐसी रोम होती है जिसमें डेटा मैन्युफैक्चर ही चिप बनाते वक्त डाल देता है। मतलब यूजर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए जो मेरे ओल्ड गेम कार्ट्रिजेस आते थे, कैलकुलेटर्स आते थे या एम्बेडेड डिवाइस होते थे, चीपेस्ट रोम होते थे लेकिन फास्ट होते थे, फिक्स्ड कंटेंट होता था उनमें। नेक्स्ट आता है मेरा पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, वन टाइम ओनली, ओटीपी, बाय ब्लोइंग इंटरनल फ्यूजेस यूजिंग हाई वोल्टेज। अब पी रोम क्या होती है मेरी प्रोग्रामेबल रोम। अब होता क्या है कि यूजर इसको बस एक बार प्रोग्राम कर सकता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामिंग होती है इसमें फ्यूजेस को हाई वोल्टेज से ब्लो करके। पी रोम में सबसे पहले सारे फ्यूजेस मेरे वन होते हैं। जब यूजर डेटा लिखता है तो हाई वोल्टेज से कुछ फ्यूजेस परमानेंटली बर्न हो जाते हैं, यानी डेटा फिक्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एक बार प्रोग्राम किया जाता है, डेटा दोबारा चेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ये कस्टमर फ्रेमवायर चिप्स यूज होती थी मेरे जो ओल्ड वेयर हार्डवेयर होते थे उनमें। नेक्स्ट आता है मेरा डबल ई पी रोम। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कैन बी इरेज्ड or rewritten electrically using external voltage signals. This is used for modern memory stick. अब डब्ल्यूपी रोम क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब डब्ल्यूपी रोम एक ऐसी रोम होती है जिसमें डेटा को बार बार रीराइट कर सकते हो, और ये भी इलेक्ट्रिकली बिना चिप को निकाले या यूवी लाइट के यूज किए, यानी इरेज हो सकती है, प्रोग्राम रीप्रोग्राम हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकली अपडेट हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करो तो पेन ड्राइव, एसएसडी फ्रेमवेयर, बायोस अपडेट वगैरह। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डेटा चेंज कर सकते हो वो भी नॉन वोलेटाइल रहते हुए। अब प्राइमरी पर्पस की बात करें तो रोम इज डिजाइन टू होल्ड डेटा दैट इज अर्लियर either permanent or not change frequently. It is crucial for storing system boot up instruction like BIOS. ROM chips are often stored more efficient compared to RAM chips of similar capacity due to their internal designs. रोम का मेन काम होता है कि उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना जो सिस्टम को बूट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि बायोस, फ्रेमवेयर और बूट लोडर, सिस्टम इनिशियलाइजेशन कोड्स। ये चीज़ें रियरली चेंज होती हैं, इसलिए रोम परफेक्टली मेमोरी है फॉर दिस पर्पजेस। नेक्स्ट बात करें तो आते हैं मेरे PYQs। डिस्क्राइब आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर रैम, डी रैम और एस रैम। 7 मार्क्स में पूछा जाता है, जैसे कि 24, 25 और 22, 23 में पूछा गया। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन रैम और डायनामिक रैम।
स्टैटिक और डायनामिक का भी डिफरेंस पूछा गया, 2 मार्क्स 7 मार्क्स से पूछा जाता है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे 22 23 या 21 22 18 19 17 18 बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है मेरा 2D और 2.5D memory organization. 2D and 2.5D memory organization. Memory organization describes the internal structure of a memory chip, like RAM or ROM. When a memory chip stores millions of bits, it arranges them in a matrix of rows and columns. To access a word, we specialized circuits called decoders, which interrupt the address given by the CPU. We need to understand the two main ways this is done. एक होता है मेरा 2D यानी सिंपलर 1 डिकोडर, एक होता है 2.5D कॉम्प्लेक्स और 2 डिकोडर्स। अब हम देखते हैं कि मेमोरी चिप के अंदर डेटा कैसे अरेंज होता है। जब भी एक रैम या रोम चिप बनाई जाती है तो उसमें डेटा एक छोटे से कंटेनर की फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स के अंदर। ये इसलिए कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को इफिशिएंटली तरीके से स्टोर किया जा सके। अब सीपीयू जब भी किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देता है तो मेमोरी उस एड्रेस को समझने के लिए डिकोडर्स यूज करती है। डिकोडर्स बेसिकली बताता है कि कौन सी रो एक्टिव करनी है, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, कौन से सेल से बिट रीड या राइट करनी है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के 2 कॉमन मेथड होते हैं, पहला होता है मेरा 2D, दूसरा होता है 2.5D। पहले की बात करें तो पहले होता है मेरा 2D, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। इसमें मेमोरी एक 2D ग्रिड जैसे स्ट्रक्चर में होती है, रोज और कॉलम्स के, और इन रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक डिकोडर यूज किया जाता है। सिंपल मेमोरी चिप का मेथड यूज होता है ये। नेक्स्ट होता है मेरा 2.5D। 2.5D क्या होता है, थोड़ा एडवांस्ड वर्जन होता है। इसमें रो के लिए एक डिकोडर और कॉलम के लिए अलग डिकोडर होता है। इससे स्पीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों इंप्रूव हो जाती है, और स्पेशली जब मेमोरी का साइज बड़ा हो, यानी 2D सिंपल के लिए और 2.5D फास्टर एफिशिएंट के लिए। कॉन्सेप्ट की बात करें, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी वेदर रैम और रोम इज मेड ऑफ memory cells that holds up memory bit. The memory is arranged in the form of a multi-dimensional array containing rows and columns. मेमोरी के अंदर हर छोटा सेल एक बिट स्टोर करता है, यानी 0 या 1, और जब आप एक कंप्लीट रो को रीड करते हो तो वो एक पूरा वर्ड बन जाती है। अब हर सेल का एक फिक्स्ड एड्रेस होता है जिससे सीपीयू उसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है। वही लिखा हुआ है कि अ सेल स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा, एक डेटा स्टोर करती है। अ कंप्लीट रो कंटेन्स 1 वर्ड, ठीक है। द मेमोरी सिस्टम नीड्स टू आइडेंटिफाई ईच सेल लोकेशन यूजिंग यूनिक एड्रेस। नेक्स्ट आता है मेरा पहला 2D memory organization, single decoder system. In 2D organization, memory is arranged in as a simple matrix of rows and columns. 2D मेमोरी में सारी मेमोरी सेल्स एक सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं। आप इसे एक टेबल की तरह इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ रोज और कॉलम्स। अब आता है मेरा स्ट्रक्चर। इट रिलाइज ऑन 1 डिकोडर, द रो डिकोडर। अब होता क्या, सिंपली इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक डिकोडर होता है, इसको रो डिकोडर बोलते हैं। सीपीयू जब एड्रेस देता है, ये सिंगल डिकोडर सिर्फ रो को सिलेक्ट करता है, कॉलम को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी इसमें होती ही नहीं है। नेक्स्ट आता है मेरा एड्रेसिंग। द एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MER इज पुट टू द रो डिकोडर। द डिकोडर सिलेक्ट्स 1 स्पेसिफिक रो वर्ड लाइन बेस्ड ऑन दैट एड्रेस। सीपीयू जब किसी वर्ड को एक्सेस करना चाहता है वो MER में एड्रेस भेजता है। रो डिकोडर इस एड्रेस को रीड करके एक स्पेसिफिक रो यानी कि वर्ड लाइन को एक्टिव करता है। ये बताता है कि कौन सी रो ओपन करनी है जिसमें मेरा पूरा वर्ड स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेरा एक्सेस लिमिटेशन। सिंस ओनली द रो इज डिकोडेड, सिस्टम एक्सेस द एंटायर वर्ड कंटेन्ड इन दैट selected row. It is not possible to easily target and change a single bit within that word because there is no column decoder. अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि सिर्फ रो डिकोड होती है, कॉलम डिकोड नहीं होता, इसलिए पूरी रो एक्सेस करनी पड़ती है। मान लो तुम्हें एक बिट चेंज करनी है एक वर्ड के अंदर, तो 2D मेमोरी में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ पूरी रो को ही एक्सेस कर सकते हो। सिंगल बिट को इंडिविजुअली टारगेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये एग्जाम में पूछा सकता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मेरा हार्डवेयर। द हार्डवेयर डिजाइन इज फिक्स्ड। अब 2D मेमोरी का हार्डवेयर सिंपल और फिक्स्ड होता है, कोई एक्स्ट्रा सर्किटरी नहीं होती, ये चीप और बेसिक होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, द ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर मोर लॉजिक गेट्स। एक डिकोडर से पूरा मैट्रिक्स कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए लॉजिक थोड़ा सा हैवी हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है मेरा 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ सेगमेंटेड अप्रोच टू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द गेट काउंट। 2.5D सिस्टम मेमोरी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके वर्क करते हैं। इससे डिजाइन फ्लेक्सिबल बन जाती है और लॉजिक गेट्स भी कम लगते हैं, मतलब हार्डवेयर एफिशिएंट होता है मेरा इसमें। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। इट यूजेस 2 डिफरेंट डिकोडर्स, अ रो डिकोडर और अ कॉलम डिकोडर। मेरा 2D में क्या था, सिर्फ एक रो डिकोडर होता था। यहाँ पे क्या, मेरा एक रो डिकोडर एक कॉलम डिकोडर।
नेक्स्ट आता है मेरा एड्रेसिंग। द एड्रेस फ्रॉम द एम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्स और वाई बिट्स। द रो डिकोडर सिलेक्ट्स द रो वर्ड लाइन एंड द कॉलम डिकोडर सिलेक्ट्स द स्पेसिफिक कॉलम बिट लाइन विद इन दैट रो सेगमेंट। अब एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक मेरा एक्स बिट जो रो डिकोडर करेगा, एक वाई बिट जो कॉलम डिकोडर करेगी। रो डिकोडर सिलेक्ट करता है कि रो वर्ड लाइन को, कॉलम डिकोडर सिलेक्ट करता है मेरी कॉलम यानी बिट लाइन को। सीपीयू एड्रेस को दो टुकड़ों में तोड़ देता है, एक रो बताने के लिए, एक कॉलम बताने के लिए। इससे हमारा एग्जैक्ट सेल टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेरी एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। बाय यूजिंग बोथ डिकोडर्स दिस स्कीम अलाउज फॉर सिलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग अ सिंगल स्पेसिफिक बिट और अ कंप्लीट वर्ड रीडिंग और राइटिंग। अगर आप पूरी रो को एक्सेस करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। अगर एक सिंगल बिट को रीड या राइट करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। 2D में ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आती है कॉम्प्लेक्सिटी। इट रिक्वायर्स लेस लॉजिक गेट्स देन 2D एंड इज लेस कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। अब 2.5D का हार्डवेयर डिजाइन फिक्स नहीं होता है। अब आता है हमारे 2D और 2.5D के बीच में कंपैरिजन। अब डिकोडर यूज्ड के बीच में देखें तो 2D में क्या होता है, सिर्फ एक डिकोडर यूज होता है, रो डिकोडर। वहीं पर मेरे 2.5D में दो होते हैं, एक कॉलम के लिए, एक रो के लिए, जिससे आप एक सिंगल वर्ड तक को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सेस लेवल। एक्सेस द एंटायर वर्ड होल रो, मतलब आपको पूरी रो को एक्सेस करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे आप जा ही नहीं सकते हो। यहाँ पे क्या आता है, एक्सेस अ स्पेसिफिक बिट होता है एंटायर वर्ड। हार्डवेयर फिक्स्ड होता है, इसका वेरिएबल होता है, चेंज हो सकता है। लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, रिक्वायर करते हैं इसमें ज़्यादा लॉजिक गेट्स, जो हम पीछे हम देख के आ चुके हैं। रिक्वायर करते हैं लेस लॉजिक गेट्स। एरर करेक्शन नॉट पॉसिबल, और इसमें कहता है ईजियर होता है सिंस ईच इंडिविजुअल बिट कैन बी टारगेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इमेजिन फाइंडिंग अ बुक ऑन अ ह्यूज बुक सेल्फ। चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं 2D और 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा बुक शेल्फ है जिसमें 100 ऑफ बुक्स रखी है और आपको एक स्पेसिफिक बुक ढूंढनी है। तो 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि यू हैव अ सिंगल रिमोट कंट्रोल डिकोडर दैट टर्न्स टू द लाइट फॉर अ होल सेल्फ वर्ड और रो। वंस द होल सेल्फ इज lit up, you grab every book on that shelf that the whole word because you can't easily distinguish just one little. इमेजिन करो आपके पास सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल है, ये डिकोडर जैसा काम करता है। ये रिमोट पूरी एक सेल्फ की लाइट ऑन कर देता है, मतलब एक पूरी रो एक्टिव हो जाती है। अब जब सेल्फ की लाइट ऑन होती है तो पूरी सेल्फ दिखने लगती है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक एक बुक क्लियरली पिक नहीं कर पाओगे, आपको पूरा सेल्फ यानी होल वर्ड ही उठाना पड़ेगा। यानी यू कैन एक्सेस द होल रो बट यू कांट पिन पॉइंट अ सिंगल बुक। ये दिस इज हाउ एग्जैक्टली 2D बिहेव्स। नेक्स्ट 2.5D, यू हैव टू कंट्रोल्स, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। द फर्स्ट कंट्रोल लाइट्स अप द correct self row and the second control shines the laser beam column exactly on the single book you want yani bit. This makes accessing just that single item much easier and more precise. अब इस केस में हमारे पास दो रिमोट कंट्रोल्स हैं। पहला रिमोट कंट्रोल जो करेक्ट सेल्फ को लाइट करता है, दूसरा एक लेजर बीम जो स्पेसिफिक बुक कॉलम या बिट पर पॉइंट करती है। अब पहले सेल्फ लाइट अप हो जाएगा और फिर आप लेजर से सीधा उस बुक को टारगेट कर सकते हो जिसे आप चाहते हो। तो आप चाहें तो सिर्फ एक बुक को पिक करो या चाहो तो पूरा सेल्फ को पिक कर लो। मतलब सिंगल बिट एक्सेस पॉसिबल है, पूरा वर्ड भी एक्सेस कर सकते हो और मोर प्रोसेस और फ्लेक्सिबल। यही एडवांटेज होता है मेरा 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट PYQs की बात करें तो हमारा पूछा गया था 7 मार्क्स में, डिस्कस करो 2D और 2.5D विद सुटेबल एग्जांपल। नेक्स्ट पूछा गया था मेरा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में पूछा गया था कि 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये बताओ, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है मेरा कैश मेमोरी। अब हम कंप्यूटर की स्पीड का रियल सीक्रेट देखने वाले हैं कि कैश मेमोरी ही वो रीजन है जिसकी वजह से आज के प्रोसेसर्स लाइटनिंग फास्ट स्पीड काम करती है। सबसे पहला आता है मेरा कॉन्सेप्ट। तो कैश मेमोरी इज अ स्मॉल वेरी हाई स्पीड मेमोरी दैट एक्ट्स एज अ बफर एंड इंटरमीडिएट स्टोरेज बिटवीन द CPU एंड द स्लोअर मेन मेमोरी रैम। कैश एक सुपर फास्ट मिनी मेमोरी होती है जो CPU के बिल्कुल पास होती है। ये CPU और रैम के बीच एक बफर की तरह काम करती है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल सोचो कि CPU क्या है मेरी फरारी है और रैम क्या है मेरी एक नॉर्मल कार है। तो फरारी अगर नॉर्मल कार का वेट करेगी तो स्लो हो जाएगी,
इसलिए बीच में कैश होती है जो सुपर फास्ट डेटा को सप्लाई करती है। अब आती है मेरी नीड, कि नीड क्या पड़ी मुझे, इसकी सीपीयू इज मच फास्टर देन द रैम। कैश इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द स्पीड मिसमैच बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, प्रिवेंटिंग द सीपीयू फ्रॉम सिटिंग आइडल व्हाइल वेटिंग फॉर डेटा। अब सीपीयू की स्पीड रैम से 10-100 गुना ज्यादा होती है। अगर सीपीयू डायरेक्टली रैम का वेट करे तो सीपीयू आइडल हो जाएगा, मतलब वेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगी उसकी। इसलिए कैश इस मिसमैच को बैलेंस करती है। सीपीयू को रिसेंटली यूज डेटा कैश से तुरंत मिल जाता है, तो रिजल्ट क्या आता है इसका, सीपीयू फास्ट चलता है, लेस वेटिंग होती है और बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है। फंक्शंस की बात करें तो इट स्टोर्स कॉपीज ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली और रिसेंटली यूज इंस्ट्रक्शन डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। कैश एग्जैक्टली वही स्टोर करती है जो सीपीयू बार बार यूज करता है, जैसे कि रिसेंट इंस्ट्रक्शन हुए, फ्रीक्वेंट वेस्ट यूज्ड वेरिएबल्स हुए, लूप डेटा हुआ या एक्टिव प्रोग्राम हुए स्मॉल चंक्स में। इससे सीपीयू को बार बार रैम में नहीं जाना पड़ता। अब डायग्राम देखें तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में आती है मेरी कैश मेमोरी जो फास्टेस्ट होती है। अब ये क्या करती है, जो मिसमैच होगा ना स्पीड का दोनों के बीच में, सीपीयू और मेन का, उसको बैलेंस कराती है। नेक्स्ट देखें तो आता है मेरा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, द predictability factor. Cache works efficiently because programs are predictable following the locality of reference phenomena. अब होता क्या कि प्रोग्राम जनरली प्रेडिक्टेबल होते हैं, वो बार बार सेम या नियर बाय सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं, इसलिए कैश को पता होता है कि कौन सा डेटा जरूरी होगा। इसी वजह से कैश इतना इफेक्टिवली काम करता है। सबसे पहले आता है मेरा टेम्परल लोकेलिटी यानी टाइम बेस्ड। इफ अ मेमोरी लोकेशन इज एक्सेस्ड नाउ एंड इट इज लाइकली टू बी एक्सेस्ड अगेन वेरी सून, मतलब डाटा अगर अभी यूज हुआ है तो थोड़ी देर में दोबारा यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे लूप हुए, काउंटर हुए, रिपीटेड वेरिएबल्स जैसे आई सम वगैरह जो हम देखते थे फंक्शंस में, वो सब। अब आता है दूसरा मेरा स्पेशल लोकेलिटी या स्पेस बेस्ड। इफ अ मेमोरी लोकेशन इज एक्सिस्ट, मेमोरी लोकेशन नियर बाय विद एडजेसेंट एड्रेस आर लाइकली टू बी एक्सिस्ट नेक्स्ट, मतलब अगर मेरी एक एड्रेस एक्सेस हुई है तो उसके आसपास वाली एड्रेस भी जल्दी एक्सेस होंगी। एग्जांपल के लिए जैसे एरे होता है, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस होता है, सीक्वेंशियल कोड एग्जीक्यूशन होता है, ये सारी चीजें। अगला आए मेरा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इज मेजर्ड बाय हाउ ऑफ्टन द सीपीयू फाइंड्स द डेटा इट नीड्स इन द कैश। सीपीयू जितनी बार कैश में डेटा पाता है परफॉर्मेंस उतनी हाई होती है। इसको मेजर करते हैं हम सीपीयू हिट रेट से। कैश हिट क्या होता है, occurs when the CPU request a word and find it in the cache fast access, मतलब सीपीयू ने जो डेटा मांगा अगर वो मेरा कैश में मिल जाए तो कैश हिट हो जाएगा, मतलब फैच मेरी सुपर फास्ट हो जाएगी। हिट का मतलब होता है गुड, और हिट की वजह से सीपीयू मेरा हैप्पी हो जाता है, मतलब उसको डेटा मिल गया, फास्ट एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कैश मिस, अकर्स व्हेन द वर्ड इज नॉट फाउंड इन द कैश एंड मस्ट बी फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। ये क्या होता है, स्लो एक्सेस। अगर कैश में डेटा नहीं मिला तो सीपीयू को रैम में जाना पड़ता है और कैश मेरा मिस हो जाता है। इससे क्या होता है, मेरा जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। अगला आता है मेरा हिट रेशियो, द फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी रेफरेंस इज फाउंड इन द कैश इज द हिट रेशियो। जितनी बार सीपीयू को डेटा चाहिए वो कैश में मिल जाता है, उसका फ्रैक्शन होता है मेरा हिट रेशियो। फॉर्मूला देखें तो हिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीपीयू रेफरेंसेस, हिट्स प्लस मिस दोनों चीजें मिला के। हिट रेशियो बताता है कि सीपीयू की मेमोरी रिक्वेस्ट में कितनी रिक्वेस्ट फास्ट थी कैश में, मतलब जो कैश से मिली। हायर हिट रेशियो का मतलब होता है बेटर परफॉर्मेंस। हिट रेशियो यूजुअली 80 to 95% होता है इन अ गुड सिस्टम। अगला आता है मेरा इफेक्टिव एक्सेस टाइम, EAT. EAT is the average time taken for a memory access, which is crucial for determining overall system speed. इसका फॉर्मूला होता है EAT equals to H into TC plus 1 minus H into TC plus TM. मतलब CPU कभी कैश से डेटा लाता है मतलब फास्ट, कभी रैम से लाता है मतलब स्लो। EAT एक एवरेज टाइम बताता है कि एक्चुअल सिस्टम कितनी स्पीड से डेटा दे रहा है। देखो अब टीसी का मतलब क्या होता है, कैश एक्सेस टाइम, और टीएम का मतलब क्या होता है मेरा मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, कि मेन मेमोरी से एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है, कैश से एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है। अब इसका ब्रेकडाउन देखें तो पहला आता है मेरा एच इंटू टीसी। एच इंटू टीसी क्या बताता है, मतलब जितनी बार कैश मेरा हिट हुआ उन सब का टाइम, मतलब फास्ट एक्सेस होगा। और अगला आता है मेरा 1 माइनस एच इंटू टीसी प्लस टीएम, मतलब मिस केस में सीपीयू पहले कैश चेक करता है टीसी, देन रैम में जाता है मेरा टीएम, इससे मिस टाइम आता है टीसी प्लस टीएम। टोटल ईएटी होता है मेरा हिट टाइम प्लस मिस टाइम यानी वेटेड एवरेज। अच्छा एक क्विज टाइम,
अगर हिट रेशियो बढ़ जाता है तो ईएटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज, ये कमेंट में बताओ। नेक्स्ट आता है मेरा डिजाइन इश्यूज। देखो कैश मेरी फास्ट होती है, लेकिन कैश का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कुछ डिजाइन फैक्टर्स पर। अगर ये फैक्टर्स गलत चूज हो जाएं तो कैश स्लो हो जाती है, मिस बढ़ जाता है और सिस्टम बॉटलनेक हो सकता है। These factors directly influence how effective fast the cache operates. Action of memory preference found in the cache in the hit ratio. तो सबसे पहले आता है मेरा कैश का साइज क्या है। मस्ट बी लार्जर इनफ टू कंटेन फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस बट स्मॉल इनफ टू कीप द लो कॉस्ट एंड एक्सेस हाई स्पीड। कैश जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट डेटा को स्टोर कर सकती है, हिट रेशियो बढ़ेगा इससे। लेकिन कैश बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो कॉस्ट बढ़ जाती है और एक्सेस टाइम भी थोड़ा स्लो हो सकता है। इसलिए कैश का साइज बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। अगला आता है मेरा ब्लॉक साइज यानी लाइन साइज। दिस इज द मिनिमम यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द कैश। अ सुटेबल साइज इज नीडेड टू स्मॉल रिड्यूसेस बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल लोकेलिटी टू लार्ज लीड्स टू अननेसेसरी रिप्लेसमेंट थ्रैशिंग। ब्लॉक क्या होता है, वो चंक होता है जो रैम से एक साथ कैश में आता है। अगर ब्लॉक का साइज बहुत छोटा हुआ तो स्पेशल लोकेलिटी का बेनिफिट नहीं मिलता और सीपीयू को बार बार मेमोरी फैच करनी पड़ती है। अगर ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा होता है तो अननेसेसरी डेटा लोड होता है और फ्रिक्वेंट ब्लॉक रिप्लेसमेंट यानी थ्रैशिंग हो सकती है। इसलिए ब्लॉक का साइज परफेक्ट बैलेंस होना इंपॉर्टेंट होता है। अगला होता है मेरा राइट स्ट्रेटेजी यानी हैंडलिंग अपडेट्स। Deals with when modified data in the cache is written back to the main memory. जब सीपीयू कैश में डेटा चेंज करता है तो क्वेश्चन होता है कि मेन मेमोरी को कब अपडेट करना चाहिए। ये हैंडल कौन करता है, मेरी राइट स्ट्रेटजीज। पहली होती है मेरे राइट थ्रू। अपडेट्स आर मेड to both cache and the main memory simultaneously. This keeps the main memory always valid but causes high memory traffic and may create a bottleneck. राइट थ्रू में जब भी कैश से न्यू डेटा लिखा जाता है, रैम उस टाइम पर अपडेट हो जाती है। मेन मेमोरी हमेशा अपडेट रहती है और सिंप्लीफाइड मेथड होता है इसका। लेकिन इसमें होता क्या है कि मेमोरी ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्लो डाउन बोटलनेक हो सकता है ये। अगला डिजाइन इशू आता है मेरा एसोसिएटिविटी। डिफाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैपिंग एंड इज कवर्ड बिलो इन द मैपिंग टेक्निक्स। अब एसोसिएटिविटी का सिंपल मीनिंग होता है कि एक मेमोरी ब्लॉक को कैश में कितनी जगह पर रख सकते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी को मैपिंग करने की टेक्निक डिसाइड की जाती हैं। सो कैश मैपिंग टेक्निक्स देखते हैं अब। मैपिंग इज द मेथड यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर अ मेन मेमोरी एमएम ब्लॉक इज प्लेस्ड इनटू अ कैश मेमोरी लाइन। द मेन मेमोरी इज एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स टैग्स इंडेक्स ऑफ वर्ड्स फॉर कंपैरिजन। देखो सीपीयू का एड्रेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है टैग, वो इंडेक्स ऑफ वर्ड। अब जो इंडेक्स होता है वो बताता है कि कैश की कौन सी लाइन चेक करनी है। टैग को कंफर्म करता है कि डेटा सेम है या नहीं। अब इनका पहला आता है मेरा डायरेक्ट मैपिंग। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो फिक्स्ड प्लेसमेंट होती है। ईच एमएम ब्लॉक मैप्स टू एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक सीएम लाइन यूजिंग अ फॉर्मूला। एड्रेस फील्ड्स देखें तो इसके टैग, इंडेक्स यानी ब्लॉक और वर्ड। सर्च मैकेनिज्म देखें तो नीड्स ओनली वन कंपैरिजन अगेंस्ट द टैग ऑफ अ स्पेशलाइज्ड इंडेक्स लाइन। और कॉस्ट देखें तो लेस्ट एक्सपेंसिव होता है, फास्टेस्ट सर्च होती है बट सफर्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट मिसेस। देखो डायरेक्ट मैपिंग में हर मेमोरी ब्लॉक एक फिक्स्ड कैश लाइन होती है, वो सिर्फ उसी लाइन में जा सकता है और कहीं नहीं। इसका फॉर्मूला होता है कि कैश लाइन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स मोड नंबर ऑफ कैश लाइंस। देखो इसका मतलब सिंपल होता है, फास्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होती है इसमें। अगर दो ब्लॉक सेम लाइन पर मैप होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है यहाँ पे। तो अगला आता है मेरा एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड में क्या होता है इसमें कि सीपीयू एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंडेक्स कौन सी कैश लाइन चेक करनी है, टैग ये कंफर्म करता है कि सही ब्लॉक पड़ा है या नहीं, और वर्ड ब्लॉक के अंदर कौन सी वर्ड या बाइट चाहिए। ये डायरेक्ट मैपिंग का स्टैंडर्ड एड्रेस स्प्लिट होती है। सर्च मैकेनिज्म की बात करें इसकी तो कैश में सर्च सुपर फास्ट होती है बिकॉज सीपीयू इंडेक्स के बेसिस पर डायरेक्टली एक कैश लाइन पर जंप कर देता है। फिर सिर्फ एक टैग कंपेयर करना होता है, इसलिए डायरेक्ट मैपिंग फास्टेस्ट सर्च प्रोवाइड कराता है। नो नीड टू सर्च मल्टीपल लाइंस, डायरेक्ट एक्सेस होता है। और इसकी कॉस्ट की बात करें तो चीपेस्ट मैपिंग होती है, इसकी सर्चिंग सबसे फास्ट होती है और बिगेस्ट प्रॉब्लम इसकी कॉन्फ्लिक्ट मिस होती हैं। देखो कॉन्फ्लिक्ट मिस कब होता है, जब 2 या ज्यादा मेन मेमोरी ब्लॉक्स एक ही कैश लाइन पर मैप होते हैं, फिर बार बार रिप्लेसमेंट होता है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉक नंबर मान लो मेरा 2, 10,
18 सब सेम कैश लाइन पर जाएंगे। इफ मॉड रिजल्ट इक्वल हुआ तो इससे क्या होगा, मेरी मिसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगला होता है मेरा फुल एसोसिएटिव। इसकी प्लेसमेंट क्या कहती है, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, एनी एमएम ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड इनटू एनी अवेलेबल सीएम लाइन। कोई भी मेमोरी ब्लॉक कैश के किसी भी लाइन में जा सकता है, बिल्कुल फ्री प्लेसमेंट होता है, इसमें जीरो रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट मिसेस नहीं होंगे। एड्रेस फील्ड की बात करूं तो टैग वर्ड इंडेक्स सेट इज जीरो। इसमें इंडेक्स्ड फील्ड होता ही नहीं है क्योंकि किसी फिक्स लाइन में जाने का रूल ही नहीं है। सीपीयू एड्रेस क्या करता है, सीधे वर्ड प्लस टैग कर देता है। सर्च मैकेनिज्म की बात करूं तो नीड कंपैरिजन विद ऑल टैग साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कैम। क्योंकि ब्लॉक कहीं भी हो सकता है तो सीपीयू को सारे टैग्स कंपेयर करने पड़ते हैं, इसलिए इसमें यूज होता है कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जो कि फास्ट पैरेलल कंपैरिजन के होते हैं। इसकी डाउनसाइड क्या है कि एक्सपेंसिव होता है और हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है बट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट हिट रेशियो देता है। ये परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा हिट्स देते हैं इसमें, लेकिन जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है मेरा सेट एसोसिएटिव हाइब्रिड अप्रोच। एमएम ब्लॉक्स मैप टू द स्पेसिफिक सेट बट यू कैन गो ओनली इन एनी लाइन विद इन दैट सेट। इसका एड्रेस फील्ड की बात करें तो टैग, सेट और वर्ड। देखो, कैश को मल्टीपल सेट्स में डिवाइड किया जाता है, हर सेट के अंदर मल्टीपल लाइंस होती हैं, 2 वे 4 वे एटसेट्रा। ब्लॉक का रूल क्या होता है कि ब्लॉक एक स्पेसिफिक सेट को सिलेक्ट करेगा लेकिन उस सेट के किसी भी लाइन में प्लेस हो सकता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी प्लस रिस्ट्रिक्शन का परफेक्ट बैलेंस बना होता है, इसलिए क्या है, ये मेरा हाइब्रिड अप्रोच है। एड्रेस फील्ड की बात करूं तो इसमें क्या होता है, टैग, सेट और वर्ड होते हैं। सेट मतलब कौन सा सेट, टैग करता है कि सेट में कौन सा एग्जैक्ट ब्लॉक, और वर्ड क्या करता है कि ब्लॉक के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो नीड कंपैरिजन अगेंस्ट ओनली द टैग्स विद इन द स्पेसिफिक सेट। डायरेक्ट मैपिंग में सिर्फ एक लाइन चेक होती है, फुली एसोसिएटिव में सारी लाइन चेक होती हैं, लेकिन सेट एसोसिएटिव में सिर्फ उस सेट की लाइंस चेक करनी होती हैं, 2 से 8 लाइन यूजुअली। इसलिए स्पीड मॉडरेट होती है, कॉस्ट भी मॉडरेट होती है। इसकी कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो मिडिल ग्राउंड होती है, बेटर परफॉर्मेंस देन डायरेक्ट, लेस कॉम्प्लेक्स देन फुली एसोसिएटिव। इसका जो हिट रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है डायरेक्ट मैपिंग से, और जो हिट रेशियो कम होता है मेरा फुली एसोसिएटिव से। तो इसमें क्या होता है, ये मिड रेंज आ जाता है मेरा, कॉस्ट भी मॉडरेट होगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी मॉडरेट होगी। ये रियल सिस्टम में सबसे पॉपुलर मैपिंग टेक्निक है मेरी। नेक्स्ट आ जाता है मेरा कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब कैश जब फुल हो जाता है और एक नया ब्लॉक लाना होता है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा पुराना ब्लॉक कैश से निकाला जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैश रिप्लेसमेंट। ये काम करने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं। व्हेन अ कैश इज फुल एंड अ मिस अकर्स, अ न्यू ब्लॉक मस्ट बी ब्राउट इन, वन एक्सिस्टिंग ब्लॉक मस्ट बी चूजन फॉर रिमूवल रिप्लेसमेंट। वही जो मैंने अभी बताया। अब इसके एल्गोरिथम्स होती हैं, पहली है मेरी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिप्लेसेस द ब्लॉक दैट हैज बीन इन द कैश फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जो ब्लॉक सबसे पहले आया था वो सबसे पहले निकाला जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये तो होता है जो पहले आया वो पहले जाएगा। बिल्कुल क्यू जैसा सिस्टम होता है, सिंपल होता है, इजी टू इंप्लीमेंट होता है, नो वे टू, नॉट ऑलवेज बेस्ट चॉइस। तो ऐसा की कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल क्यू सिस्टम होता है, द फर्स्ट ब्लॉक लोडेड द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। मतलब कैश को एक क्यू की तरह समझ लो, लाइन में जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अगला होता है मेरा LRU, least recently used, replaces the block that has not been used for the longest time, least recently referenced in the past। जो ब्लॉक बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ उसको निकाल दो। देखो, ये अज्यूम करता है कि जो रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक है ना वो फ्यूचर में भी यूज होगा, तो जो पुराना ब्लॉक अभी तक यूज नहीं हुआ उसको फ्यूचर में भी यूज नहीं करना, इसलिए उसको निकाल दो। बेस्ड ऑन द टेम्परल लोकेलिटी अज्यूम्स द हिस्ट्री प्रिडिक्ट द फ्यूचर। देखो, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक ब्लॉक रिसेंटली यूज हुआ है तो उसको रख लो, अगर कोई पुराना ब्लॉक है जो यूज नहीं हो रहा उसको निकाल दो। देखो, बेटर होता है ये फीफो से हायर एक्यूरेसी देता है और इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये। नेक्स्ट आता है मेरा LFU, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, रिप्लेस द ब्लॉक दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ओवरऑल। जिस ब्लॉक का टोटल यूसेज काउंट सबसे कम है उसे निकाल दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो जो मेरा ब्लॉक A है वो 10 टाइम यूज होता है, ठीक है, ब्लॉक B मेरा 2 टाइम यूज हुआ है और ब्लॉक C मेरा 1 टाइम यूज हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लॉक C होगा उसको रिमूव कर देंगे। ये अच्छा होता है लॉन्ग टर्म यूसेज पैटर्न्स के लिए। देखो, इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो लिस्टेड इन सिलेबस बट नॉट डिटेल्ड यूज प्रोवाइडेड इन द एक्सपर्ट।
देखो, प्रैक्टिकल सिस्टम में रियली यूज होता है, बट AQ सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, इसे थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करना इनफ है हमारे लिए। अगला नेक्स्ट आता है मेरा OPT यानी ऑप्टिमल, रिप्लेसेस द ब्लॉक दैट हैज नॉट बीन नीडेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द फ्यूचर। ओटी OPT एल्गोरिथम फ्यूचर को देखकर डिसाइड कर लेता है, सॉरी, OPT एल्गोरिथम फ्यूचर को देखकर डिसीजन लेता है कौन सा ब्लॉक फ्यूचर में सबसे लेट यूज होगा या फ्यूचर में यूज ही नहीं होगा, उसको रिमूव कर दो। ये एल्गोरिथम 100% होता है बिकॉज सबसे कम मिसेस देता है, बट बेस्ट थियोरेटिकल परफॉर्मेंस देता है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो थियोरेटिकली द बेस्ट, बट नॉट रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द फ्यूचर यूसेज इज अननोन। और देखो वही बात आ गई कि प्रैक्टिकल लाइफ में CPU को फ्यूचर का पता नहीं होता, इसलिए OPT रियल सिस्टम में यूज ही नहीं होता, सिर्फ कंपैरिजन बेंचमार्क के लिए यूज होता है। अगला है मेरा रैंडम सिलेक्शन, सिलेक्ट अ ब्लॉक टू डिस्कार्ड रैंडमली। कैश में किसी भी ब्लॉक को रैंडमली निकाल दो, बिल्कुल सिंपल है। देखो जीरो हिस्ट्री ट्रैकिंग होती है, इसमें इंप्लीमेंट करना इजीएस्ट होता है। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिंपलेस्ट मेथड इग्नोर यूसेज हिस्ट्री। इसको कोई डेटा नहीं चाहिए, ना कोई हिस्ट्री ना कोई फ्रीक्वेंसी, बस रैंडम चूज करो और रिप्लेस कर दो। इसके ड्रॉबैक क्या है कि परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती और कभी कभी इंपॉर्टेंट ब्लॉक भी निकल सकते हैं इसमें। अगला होता है LFU, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। डिफाइन हिट एंड मिस रेशियो इन द मेमोरी विद एन एग्जांपल, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लोकेलिटी ऑफ डिफरेंस। 7 मार्क्स पूछे गए थे, डिस्कस द डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स यूज्ड इन द कैश मेमोरी एंड द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख चुके हैं। एक्सप्लेन द रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन ब्रीफ, लीफो, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, सारी एल्गोरिथम्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द कैश मैपिंग, ये भी देख चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग टेक्निक्स। फिर डिस्कस द डिजाइन इश्यूज इन द कैश डिजाइन। अब अगले न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इसमें कि डायरेक्ट मैपिंग के न्यूमेरिकल्स और EAT के न्यूमेरिकल्स, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम अपने कैश मेमोरी के न्यूमेरिकल पर। हमारा न्यूमेरिकल है डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर। ये क्वेश्चन AKTU में 21, 22 और 23, 24 में पूछा गया है। ये कहता है कि मेन मेमोरी MM is equals to 64K by 16, cache memory CM equals to 1K words. The cache is uses direct mapping with a block size of 4 words. How many bits are there in the tag, index and word fields of the address format, or how many blocks can cache accommodate? अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास मेन मेमोरी है 64K/16 की, कैश मेमोरी है हमारे पास 1K वर्ड्स की, ब्लॉक साइज हमारे पास 4 वर्ड्स का और यूज करनी है हमको डायरेक्ट मैपिंग। और हमसे पूछ क्या रहा है कि हमको टैग बिट्स बताओ, इंडेक्स बिट्स बताओ और ऑफसेट बिट्स बताओ, और कैश टोटल कितने ब्लॉक्स स्टोर कर सकती है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आता है मेरे पास, ठीक है, कि डिटरमाइन करो फिजिकल एड्रेस साइज टोटल बिट्स। कह रहा है सबसे पहले फिजिकल एड्रेस साइज निकालो। तो मेन मेमोरी का साइज कितना है मेरा 64 वर्ड्स, ठीक है। तो 64K को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 16 वर्ड्स। इसका मतलब मेमोरी में हर वर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास 16 वर्ड्स हैं। तो फिजिकल एड्रेस क्या हो गया मेरा 16 बिट्स। स्टेप 2 कह रहा है कि मेरे ऑफसेट बिट्स निकालो कि कितनी होंगी। तो ब्लॉक साइज कितना है मेरा 4 वर्ड्स का। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2। इसका मतलब ब्लॉक के अंदर एक वर्ड चूज करने के लिए 2 बिट्स चाहिए। तो ऑफसेट हो गया मेरा 2 बिट्स का वर्ड फील्ड। अब नेक्स्ट कहता है कि इंडेक्स बिट्स निकालो, डिटरमाइन इंडेक्स आई साइज कैश लाइन ब्लॉक। अब देखते हैं कैश में टोटल ब्लॉक्स कितने हैं। देखो कैश का साइज कितना है मेरा 1K, ठीक है, और वो ब्लॉक साइज कितना है मेरा 4 वर्ड्स का। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएंगे मेरे की 1K/4 यानी 1024/4, ये हो जाएगा मेरा 256 लाइंस। अब 256 को क्या लिख सकते हैं हम 2 to the power 8। सो I इक्वल्स टू लॉग बेस टू 256 2 की पावर 8, तो यहाँ पे आ गई 8 बिट्स, यानी कि इसका मतलब इंडेक्स कितना है मेरे पास 8 बिट का। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 कह रहा है कि टैग बिट्स निकालो। एड्रेस स्ट्रक्चर होता है। अब देखो मेरे पास कैसे आता है वो, मैं टैग प्लस मेरा इंडेक्स प्लस मेरा ऑफसेट, इन तीनों को एक साथ लूंगा तो हमारे पास आता है मेरा टोटल नंबर ऑफ बिट्स। अब हमारे पास क्या है, जो मेरा PA है फिजिकल एड्रेस, वो कितना है मेरा 16 का, इंडेक्स है मेरा 8 का, ऑफसेट है मेरा 2 का। तो 16 - 8 - 2 कितना होगा 6 बिट्स, यानी टैग फील्ड टोटल जो निकालना चाहते हैं मेरे को। तो फाइनल आंसर क्या होगा, टैग बिट मेरी 6, इंडेक्स बिट मेरी 8 और वर्ड ऑफसेट क्या हो गया 2 बिट। अब दूसरा मेरे से पूछता है कि कैश ब्लॉक्स कितने हैं। द कैश कैन अकोमोडेट द नंबर ऑफ कैश लाइंस कैलकुलेटेड अबाउट 256 ब्लॉक्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
सो अब नेक्स्ट आता है मेरा ऑक्सिलरी मेमोरीज। ऑक्सिलरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी। थिंक ऑफ this as a permanent long-term storage where you keep the huge amount of data files and backups like the giant library or the permanent data vaults. Unlike RAM, auxiliary memory non-volatile, meaning the information stays stored even if the power is completely shut down. देखो, ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसको ऐसे समझो कि एक परमानेंट डेटा वॉल्ट जैसा होता है, जहां तुम अपने सारे ह्यूज डेटा फाइल्स, वीडियोस, बैकअप्स को सेफली स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। रैम के बिल्कुल अपोजिट होता है ये। रैम में डेटा पावर ऑफ हो जाए तो सब कुछ गायब हो जाता है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी में उल्टा होता है कि डेटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, पावर ऑफ हो जाए तब भी मेरा डेटा सेफ रहेगा। इसलिए इस सिस्टम का लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है। इसके रोल की बात करें तो यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स एंड द डेटा आर नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर बाय द सीपीयू। सीपीयू को जो डेटा तुरंत नहीं चाहिए होता या जो ह्यूज फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ स्टोर्ड होती हैं। प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, बैकअप्स, ऑपरेटिंग फाइल्स हुई मेरी या वीडियो इमेजेस हुई, ये बेसिकली सिस्टम का डेटा वेयर हाउस होता है। अगला इसके स्पीड ट्रेड ऑफ की बात करें तो इट हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी बट द लोएस्ट एक्सेस टाइम इन द एंटायर मेमोरी हायरार्की। देखो, ऑक्सिलरी मेमोरी का साइज सबसे बड़ा होता है, टीबीस में होता है, बट स्पीड क्या होती है, स्लोएस्ट होती है। मेमोरी हायरार्की में ये सबसे नीचे आती हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं मेरे रजिस्टर्स, ठीक है, उसके बाद आती है मेरे कैश, फिर आती है मेरी रैम जो भी होती हैं, उसके बाद आती है मेरी ऑक्सिलरी मेमोरी सबसे स्लो। ये स्लो क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज इनमें मैकेनिकल पार्ट्स हो सकती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, या फिर एक्सेस पाथ बहुत लॉन्ग होता है। एक्सेस की बात करें तो इसके द सीपीयू कैन नॉट एक्सेस दिस मेमोरी डायरेक्टली, डेटा मस्ट फर्स्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू द मेन मेमोरी रैम यूजिंग आईओ चैनल्स। देखो, सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा को पहले रैम में लोड करना पड़ता है, फिर सीपीयू में यूज करता है। ये एक्सेस होता है आईओ चैनल्स के थ्रू। एग्जांपल के लिए मान लो जब तुम कोई वीडियो ओपन करते हो तो वो पहले एचडीडी या एसएसडी में, फिर रैम में आती है, फिर सीपीयू में प्ले करता है वो। अब आते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहले आता है मेरा कैपेसिटी, वेरी लार्ज, टेराबाइट्स और गीगाबाइट्स। ऑक्सिलरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क हुए, एसएसडी हुई, पेन ड्राइव हुई, क्लाउड स्टोरेज हुई, इन सब में तुम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रखते हो, टीबीस तक का, इसलिए इसकी बल्क स्टोरेज होती है। नेक्स्ट आता है मेरा वॉलेटिलिटी। द नॉन वॉलेटाइल डेटा इज रिटेन्ड इवन इफ द पावर फेल्स। अब मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सेफ रहता है। रैम में लाइट चली गई तो डेटा गायब हो जाता है, बट ऑक्सिलरी मेमोरी में क्या होता है, लाइट चली गई डेटा जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए परमानेंट स्टोरेज के लिए परफेक्ट होता है ये। कॉस्ट की बात करें तो लोएस्ट कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। हायरार्की में सबसे सस्ता स्टोरेज यही होता है। रजिस्टर सबसे महंगे होते हैं, फिर कैश आते हैं, फिर रैम आते हैं, फिर मेरी ऑक्सिलरी मेमोरीज आती हैं। इसलिए कंपनीज लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए इन्हीं को बनाती हैं। नेक्स्ट आता है यूसेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर ऑफ फाइल्स, बैकअप्स एंड आर्चिव डेटा। ऑक्सिलरी मेमोरीज का काम होता है कि फाइल को स्टोर करके रखना, बैकअप रखना, आर्चिव डेटा को सेव करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉग्स, डेटाबेस, वीडियोस, इमेजेस को, ठीक है। यानी जितना डेटा तुम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते वो सारा डेटा यहाँ रखा जाता है। अगली बात करूँ कि ऑक्सिलरी मेमोरीज क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क। आपने वो हायरार्की में देखा होगा, नीचे आती है मेरे मैग्नेटिक डिस्क, उनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। द स्पिनिंग हार्ड ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क बेसिकली वो ही एचडीडी होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन, यूजेस सर्कुलर मेटल और प्लास्टिक प्लेटर्स कोटेड विद द मैग्नेटाइजेबल मटेरियल। मैग्नेटिक डिस्क में सर्कुलर प्लेट्स होती हैं जिसे प्लेटर्स बोलते हैं। इन प्लेट्स पर मैग्नेटाइजेबल कोटिंग होती है जिससे डेटा स्टोर्ड होता है। ये प्लेट्स हाई स्पीड में स्पिन करती हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ सीडी डीवीडी बट मच फास्टर। थिंक ऑफ इट लाइक अ मल्टीपल स्पिनिंग सीडीज स्टैक टुगेदर। स्टोरेज की बात करें तो डेटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिकली अलोंग कोसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स विच आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है कोसेंट्रिक सर्कल्स में, सर्कल मेरे ट्रैक्स होते हैं। देखो, और हर ट्रैक क्या होता है, मेरे डिवाइड होता है फर्दर सेक्टर्स में। सो जब सीपीयू डेटा मांगता है तो डिस्क को एग्जैक्ट ट्रैक प्लस सेक्टर फाइंड करना पड़ता है।
एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम कंपोनेंट्स द टाइम टेकन टू रीड द डेटा इंक्लूड्स। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम स्लो होता है क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट होती है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। पहला होता है मेरा सीक टाइम, दूसरा होता है लेटेंसी टाइम। द टाइम टेकन फॉर रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक। रीड राइट हेड को करेक्ट ट्रैक तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है मेरा सीक टाइम। एग्जाम्पल के लिए डिस्क हेड को घुमाना पड़ता है जिससे आप किसी बुक के स्पेसिफिक पेज तक जाना चाहते हो। लेटेंसी का क्या होता है द टाइम टेकन फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट अराउंड द एंड पासिंग अंडर द हेड। देखो लेटेंसी क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी होती है। डिस्क रोटेट होती है और हेड के नीचे राइट सेक्टर में आने में जो टाइम लगता है उसे लेटेंसी बोलते हैं। एग्जांपल, पेज ओपन हो गया बट आप अब वेट कर रहे हो कि पैरा आपके सामने आए, वो होता है मेरा लेटेंसी टाइम। अगली मैं फंक्शनैलिटी की बात करूं तो बोथ साइड ऑफ द डिस्क कैन स्टोर डेटा एंड कैन रीड राइट हेड्स आर यूज्ड टू एक्सेस द सरफेस। देखो फंक्शनैलिटी मतलब कैसे काम करता है। डिस्क दोनों सरफेसेस पर डेटा को स्टोर कर सकती है। हर सरफेस को एक्सेस करने के लिए रीड राइट हेड होते हैं। इस डिस्क स्पिन करती है, हेड मूव करता है और डेटा मेरा रीड या राइट होता है। अगली होती है मैग्नेटिक टेप आर्चिवल रील। देखो ये वही लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रिप होती हैं जो मूवी रील्स जैसी दिखती हैं। डेटा इसके ऊपर मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर्ड होता है। बड़ी कंपनीज स्टिल यूज इट फॉर बैकअप्स क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम होती है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप प्लास्टिक स्ट्रिप कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। एक लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रिप जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, जैसे कैसेट टेप को इमेजिन करो, बस बिगर और प्रोफेशनल वर्जन। उसका यूसेज की बात करें तो मेनली यूज्ड फॉर बैकअप्स, आर्चिविंग एंड storing large amount of data that are not frequently accessed। मोस्टली बैकअप के लिए यूज होती हैं, आर्चिविंग में परफेक्ट होती हैं, जैसे एक पुराने रिकॉर्ड, बैंक लॉग या साइंटिफिक डेटा एटसेट्रा। ऐसा डेटा जो तुम्हें डेली यूज में नहीं करना होता। एक्सेस टाइप क्या होता है, इसका सिक्वेंशियल होता है। एक्सेस टाइम इज सिक्वेंशियल मीडियम टू फाइंड अ फाइल इन द मिडल यू मस्ट फास्ट फॉरवर्ड थ्रू ऑल द फाइल्स बिफोर। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी कि क्या कि एक्सेस टाइम सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। अगर तुम्हें रील के बीच में डेटा चाहिए तो तुम्हें पूरा टेप फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। रैंडम एक्सेस नहीं होता इसमें, लाइक हार्ड डिस्क और रैम। अगला होता है मेरा ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे वगैरह। मैकेनिज्म क्या होता है, यूजेस अ लेजर बीम लाइट टू रीड एंड राइट डेटा ऑन टू द सर्फेस ऑफ द डिस्क। देखो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ये वही शाइनी डिस्क होती है जिसमें लेजर की मदद से डेटा रीड या राइट होता है। मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है कि एक लेजर बीम सरफेस को स्कैन करती है, डेटा 0-1 के फॉर्म में पिट्स और लैंड्स के पैटर्न में स्टोर्ड होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, दे कैन स्टोर मच मोर डेटा देन द मोस्ट पोर्टेबल मैग्नेटिक मीडिया। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो सबसे पहले देखो, सबसे पहले होती है मेरी सीडी, उसके बाद आती है मेरी डीवीडी, उसके बाद आती है मेरी ब्लू रे। ठीक है, तो सीडी की 700 MB होती है, डीवीडी की 4.7 GB होती है और ब्लू रे की अप्रोक्स होती है 25 से 50 GB। ब्लू रे सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर्ड करती हैं। टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क की बात करूं तो सबसे पहले आता है रीड ऑनली, जैसे कि सीडी, डीवीडी, बीडी रोम, ये सारी। ठीक है, सिर्फ रीड करती हैं, कोई राइट नहीं करती इनमें। राइट वंस आती हैं वॉर्म। एग्जांपल के लिए मान लो CDR या DVDR, एक बार राइट कर सकते हो। और फिर आती है मेरी इरेजेबल EO ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट आते हैं मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं डिफाइन एक्सेस टाइम, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम इन लिस्ट द पेरिफेरल डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। 7 मार्क्स में पूछा गया था डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शनलिटी ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। बहुत डिटेल में देख के आए। फिर गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एक्सेस, ऑल्सो डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क एक्सेस टाइम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये भी देख लिया। एक्सप्लेन ऑक्सिलरी मेमोरी, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी मेमोरीज, तो ये सब हम देख चुके हैं। सो अब नेक्स्ट आते हैं मेरे कैश मैपिंग टेक्निक्स। नाउ that we know why cache is fast, locality of reference, and what is stored, frequently used blocks, the biggest question is where exactly does a block from the main memory go inside the cache memory? This assignment of address is called cache mapping. Think of it like deciding which specific locker, like cache, like a student book bag main memory block should go into.
अब तक हमने देखा कि कैश फास्ट क्यों होती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से, और कैश एक्चुअली स्टोर क्या करती है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड ब्लॉक्स। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैश के कौन सी लाइन में जाएगा। इस असाइनमेंट को ही हम कैश मैपिंग कहते हैं। एक सिंपल एनर्जी से सोचो सोचो तुम्हारे स्कूल में लॉकर्स हैं जैसे कि कैश लाइंस। अब हर स्टूडेंट्स यानी एक मेमोरी ब्लॉक को एक फिक्स्ड लॉकर मिलता है। जब स्टूडेंट आता है वो सिर्फ अपने असाइंड लॉकर में ही सामान रखता है। एग्जैक्टली यही कैश मैपिंग में होता है। वी एनालाइज मैपिंग बेस्ड ऑन हाउ कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस इज ब्रोकन डाउन इनटू फील्ड्स, टैग, इंडेक्स सेट एंड वर्ड या ऑफसेट। देखो यूपी एड्रेस को हम 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं, टैग, इंडेक्स या सेट या वर्ड या ऑफसेट। ये फील्ड्स डिसाइड करते हैं कि डेटा कहाँ स्टोर होगा। पहला हम समझें डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू फिक्स्ड असाइनमेंट में। दिस इज द सिंपलेस्ट, ईजिएस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू मैप डेटा। ये मैपिंग का सबसे सिंपल, चीपेस्ट और फास्टेस्ट मेथड होता है, इसलिए एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेन मेमोरी का हर ब्लॉक सिर्फ एक स्पेसिफिक कैश लाइन में जा सकता है, कोई चॉइस नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फिक्स्ड लोकेशन, इसलिए इसे हम फिक्स्ड मैपिंग भी बोलते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या है, एवरी ब्लॉक इन द मैसिव मेन मेमोरी हैज ओनली वन स्पेसिफिक, इट इज अलाउड to go into the cache. This location is calculated from a fixed formula, usually modulo arithmetic. यानी कैश लाइन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि mm ब्लॉक ऑफ एड्रेस मोड नंबर ऑफ कैश लाइंस। देखो मैपिंग डिसाइड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, मेरा कैश लाइन इक्वल्स टू mm ब्लॉक ऑफ एड्रेस है ना, उसका मोड नंबर ऑफ कैश लाइंस के साथ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरे कैश में अगर 8 लाइन्स हैं, तो कोई भी ब्लॉक एड्रेस मोड 18 करोगे तो रिजल्ट 0 से 7 के बीच में होगा। यही ब्लॉक की कैश लाइन होती है। अगला आता है मेरा एड्रेस फील्ड्स। द मेन मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स। सबसे पहले होता है इंडेक्स, फिर टैग, फिर वर्ड ऑफसेट। इंडेक्स क्या होता है, स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट कैश लाइन नंबर वेयर द डेटा मस्ट बी स्टोर्ड। ये बताता है कि कैश की कौन सी लाइन यूज होगी। हर मेन मेमोरी में ब्लॉक का एक फिक्स्ड कैश लाइन होता है। एग्जांपल के लिए अगर इंडेक्स 5 है मेरा, तो ब्लॉक सिर्फ कैश लाइन 5 में ही जाएगा। सिंपल कि इंडेक्स क्या होता है, एक लॉकर नंबर होता है, तुम्हारा सामान सिर्फ तुम्हारे असाइंड लॉकर में ही रखा जा सकता है। दूसरा आता है मेरा टैग, यूज टू आइडेंटिफाई विच स्पेसिफिक मेन मेमोरी ब्लॉक इज करेंटली रिसाइडिंग इन दैट इंडेक्स्ड कैश लाइन। ये आइडेंटिफाई करता है कि किस मेन मेमोरी ब्लॉक का डेटा इस इंडेक्स्ड वाले कैश लाइन में स्टोर होगा। क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स सेम इंडेक्स पर मैप हो सकते हैं, तो टैग बताता है कि कौन सा ब्लॉक करेंटली स्टोर्ड है। तो टैग लाइन को सिंपली समझ सकते हैं स्टूडेंट का नेम। तो लॉकर फिक्स्ड है इंडेक्स पर, कौन यूज कर रहा है, टैग, वो चेक करना पड़ता है। अगला आता है मेरा वर्ड ऑफसेट, आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक वर्ड इनसाइड द ब्लॉक लाइन। देखो ब्लॉक के अंदर का एग्जैक्ट वर्ड या बाइट कौन सा चाहिए, ऑफसेट यही बताता है। एग्जांपल के लिए मान लो मेरे ब्लॉक का साइज क्या है, 4 वर्ड्स, ठीक है, तो ऑफसेट की क्या चाहिए मुझे, 2 बिट्स चाहिए, बस 2 बिट्स। सिंपली ऑफसेट पेज के अंदर का एग्जैक्ट लाइन नंबर। अगर मैं सर्च टाइम की बात करूं, सर्च टाइम इज लेस बिकॉज द सीपीयू ओनली नीड्स वन कंपैरिजन चेकिंग द टैग ऑफ द इंडेक्स लाइन। देखो डायरेक्ट मैपिंग में सीपीयू को सिर्फ एक ही कंपैरिजन करना होता है कि जो मेरा टैग है ना वो कैश लाइन टैग के बराबर है या नहीं, इसलिए सर्च बहुत फास्ट होता है। सिंपली सिर्फ एक लॉकर चेक करना है, बस उसका नाम मैच करो, बाकी सब डन। परफॉर्मेंस इशू आता है इसमें क्या, इट गिव्स स्लो परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिसेस। इफ 2 or more frequently accessed main memory blocks map the same cache line index, they constantly replace each other even if the rest of the cache is empty. ये डायरेक्ट मैपिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कॉन्फ्लिक्ट मिस कब होता है, जब मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक है ना सेम कैश लाइन इंडेक्स पर मैप होते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, वो ब्लॉक बार बार एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं इवन इफ बाकी पूरा कैश मेरा एम्प्टी हो, फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है इससे। एक एग्जांपल सोचो 3 स्टूडेंट को लॉकर नंबर 5 ही मिला है। एक आता है यूज़ करता है, दूसरा आता है पहले वाले का सामान निकाल देता है, जब तीसरा आता है वो फिर से रिप्लेस कर देता है, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो कैश की बाकी सारी लॉकर्स खाली हैं बट स्टिल हर कोई लॉकर नंबर 5 के लिए लड़ रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ कॉन्फ्लिक्ट मिस लुक लाइक। डायरेक्ट मैपिंग का एड्रेस फॉर्मेट जो हम देख चुके हैं, इसमें क्या होता है, टैग होता है, इंडेक्स होता है और वर्ड ऑफसेट होता है।
अगला आता हमारा फुली एसोसिएटिव मैपिंग यानी फ्लेक्सिबल प्लेसमेंट। दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल मैपिंग मेथड। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड होता है, मतलब मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश के किसी भी लाइन में जा सकता है, बिल्कुल फ्री प्लेसमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई इंडेक्सिंग नहीं, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं। ये सबसे फ्लेक्सिबल और स्मार्ट मैपिंग टेक्निक होती है। तो डायरेक्ट मैपिंग में हर स्टूडेंट का एक फिक्स्ड लॉकर होता था। तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, स्टूडेंट किसी भी लॉकर को यूज़ कर सकते हैं। जो लॉकर खाली मिला उसमें सामान रख दिया, टोटल फ्रीडम। इसीलिए इसको फुली एसोसिएटिव बोलते हैं, फुल एसोसिएशन एनी लाइन। इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ तो एनी मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड इनटू एनी अवेलेबल कैश लाइन, देयर इज नो फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन। मतलब कोई भी मेरा मेमोरी ब्लॉक किसी भी कैश लाइन में डाला जा सकता है। फील्ड एड्रेस क्या होता है, द फील्ड एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू फील्ड्स। सबसे पहले होता है मेरा एड्रेस फील्ड। द एड्रेस फील्ड इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू फील्ड्स। पहला होता है टैग और वर्ड। तो डायरेक्ट मैपिंग में एड्रेस, टैग, इंडेक्स और ऑफसेट में होता था, लेकिन फुली एसोसिएटिव में नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ दो होते हैं, एक टैग, एक वर्ड ऑफसेट। टैग में क्या होता है, टैग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिट्स कंपेयर टू द अदर मेथड्स। टैग ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा ब्लॉक कैश में है, क्योंकि डेटा किसी भी लाइन में हो सकता है। टैग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वजह से। ऑफसेट क्या करता है, द इंडेक्स और सेट फील्ड इज कॉन्सेप्चुअली जीरो और नॉन एग्जिस्टेंट। ब्लॉक के अंदर का एग्जैक्ट वर्ड सिलेक्ट करता है, बस इंडेक्स फील्ड कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाता है और यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। मैकेनिज्म की बात करूं, सर्च मैकेनिज्म की, तो द सिस्टम मस्ट कंपेयर द टैग साइमल्टेनियसली अगेंस्ट द टैग्स ऑफ ऑल ब्लॉक्स इन द कैश। दिस रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड हाई कॉस्ट हार्डवेयर कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैम। सिंस डेटा एनीवेयर जा सकता है, कैश को पूरे कैश में टैग करना पड़ता है। ये काम करने के लिए कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, यूज होता है। कैम एक ही टाइम में सारे टैग्स कंपेयर कर लेता है, पैरेलल सर्च होती है इसमें, इसलिए मैपिंग फास्ट होती है, पर इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसिव हो जाता है इसकी वजह से। प्रोज और कॉन्स की बात करूँ तो इट एलिमिनेट्स कॉन्फ्लिक्ट मिसेस एंड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट हिट रेशियो, वे हाउएवर इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स पैरेलल सर्च हार्डवेयर्स। एडवांटेज क्या है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देगा, बेस्ट हिट रेशियो देगा, डेटा प्लेसमेंट फ्रीडम होगी इसमें। लेकिन डिसएडवांटेज क्या आता है यहाँ पे, हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपेंसिव हो जाता है, तो पावर कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाती है। इसका एड्रेस फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले एड्रेस फॉर्मेट, टैग और वर्ड सेट। इसमें दो या एड्रेस फील्ड आते थे मेरे, वर्ड और टैग। आता है मेरा सेट एसोसिएटिव मैपिंग, द हाइब्रिड अप्रोच। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक एक्टिंग एज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द स्पीड ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसोसिएटिव मैपिंग। देखो, अ सेट एसोसिएटिव इज कॉल्ड हाइब्रिड बिकॉज इसमें क्या होता है, हाफ डायरेक्ट होती है और हाफ फुली एसोसिएटिव होती है। ये पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि ये बैलेंस देता था स्पीड ऑफ डायरेक्ट मैपिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फुली एसोसिएटिव मैपिंग की। इसके मैकेनिज्म क्या है, the cache is divided into sets. A main memory block mapped into to a specific set like direct mapping, but once inside that set, it can only place any available line within the sets like associative mapping. देखो, कैश को हम सेट में डिवाइड करते थे और ग्रुप्स ऑफ मल्टीपल लाइंस कह सकते हो। एग्जाम्पल ये टू वे सेट में क्या होता था, ईच सेट हैज़ टू लाइंस। फोर वे सेट एसोसिएटिव में क्या होता था कि हर सेट के लिए चार लाइंस होती हैं। देखो, मेन मेमोरी में क्या होता था कि ब्लॉक सिर्फ एक सेट में जा सकता है, जैसे डायरेक्ट मैपिंग में होता है, लेकिन उस सेट के अंदर जो ब्लॉक है किसी भी लाइन में जा सकता है कि फुली एसोसिएटिव है वो। सो द ब्लॉक हैज चॉइस बट लिमिटेड चॉइसेस ओनली इनसाइड दैट इट्स ओन सेट। सर्च मैकेनिज्म की बात करूँ तो द सेट ओनली नीड्स टू अकर अगेंस्ट द टैग्स बिलोंगिंग टू द स्पेसिफिक सेट। सर्च टाइम इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर सेट। देखो, सीपीयू कंपेयर करता था टैग को विद ओनली द लाइन्स इनसाइड द सिलेक्टेड सेट। अगर मेरी दो लाइन्स है सेट में तो सिर्फ दो कंपैरिजन होते थे, चार लाइन है तो चार कंपैरिजन। तो कंपैरिजन की जो कॉस्ट होती है ना फुली एसोसिएटिव से बहुत कम होती है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है डायरेक्ट मैपिंग से ही। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि ये रिड्यूस करता था कॉन्फ्लिक्ट मिस को, फास्ट सर्च करता था, फ्लेक्सिबल होता था इनफ, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल ऑल मॉडर्न सिस्टम्स। इसीलिए इस मेथड को कॉमनली यूज़ किया जाता है रियल सीपीयूज़ के अंदर। एड्रेस फॉर्मेट फील्ड की बात करूं तो सबसे पहला था एड्रेस फॉर्मेट में टैग, सेट और वर्ड ऑफ सेट। ये टेक्निक डायरेक्ट मैपिंग एसोसिएटिव मैपिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन थी, इसलिए हाइब्रिड बोला गया था इसको। ये पॉपुलर हुई थी इसके बैलेंस की वजह से कि डायरेक्ट मैपिंग की स्पीड और फुली एसोसिएटिव की फ्लेक्सिबिलिटी। मॉडर्न सीपीयूज में ये यूज़ की जाती है।
अब मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है कैश मैपिंग टेक्निक्स पे। ये क्वेश्चन है मेरा सेट एसोसिएटिव मैपिंग बिट कैलकुलेशन के ऊपर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा 22-23 में आया था। ये कहता है कि कंसीडर अ कैश कंसिस्टिंग ऑफ 256 ब्लॉक्स ऑफ 16 वर्ड ईच ऑफ फॉर अ टोटल ऑफ 4096 वर्ड्स। Assume that the main memory is addressable by a 16-bit address and consists of 4K blocks. How many bits are there in each of the tag set of word field for a two-way set associative technique? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 256 ब्लॉक्स हैं, ईच ब्लॉक है 16 वर्ड्स और टोटल कैश कितनी है 4096 वर्ड्स का। मेन मेमोरी का एड्रेस दे रखा है मेरा 16 बिट का। मेन मेमोरी के पास मेरे 4 के ब्लॉक्स हैं और मैपिंग कैसी है मेरी टू वे। सो हमको क्या चाहिए इसमें, टैग बिट्स निकालनी है, सेट बिट्स निकालनी है और वर्ड फील्ड निकालने हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जैसे कि पहले भी देखा था मैंने, सबसे पहले निकालूंगा फिजिकल एड्रेस निकालूंगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि फिजिकल एड्रेस कितना है मेरा 16 बिट्स का, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना। मैं जाता हूँ स्टेप नंबर 2 पे। ये बताएगा कि डिटरमाइन करेगा वर्ड ऑफसेट का साइज क्या है। तो देखो मेरे ब्लॉक का साइज है 16 वर्ड्स का, तो सिंस 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 to the power 4, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा log बेस 2 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 log से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा मेरा 4 बिट्स। तो वर्ड फील्ड क्या हो गया 4 बिट्स का। ये 4 बिट्स ब्लॉक के अंदर का एग्जैक्ट वर्ड चूज करने के लिए होती हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या कर रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैश सेट्स। मुझे कैश सेट निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कैश में कितने देखें 256 ब्लॉक्स। एसोसिएटिव मेरी मैपिंग कैसी है, टू वे है, तो क्या हो जाएगा एन नंबर ऑफ सेट, मतलब हर सेट में 2 ब्लॉक्स होंगे। सो टोटल सेट्स कितने हो जाएंगे मेरे 256/2 यानी 128 सेट्स। तो हमारे कैश में 128 सेट्स बनेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, डिटरमाइन द सेट इंडेक्स आई साइज, मतलब 128 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 to the power 7। सो i इक्वल्स टू log बेस 2 128। इसमें क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 to the power 7 लिख सकता हूं, तो बेस 2/2 कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 7 बिट्स यानी सेट फील्ड्स। अब मेरी सेट बिट्स होगी मेरे पास 7। अगला आता है डिटरमाइन द टैग साइज। अब मैं टैग साइज निकालूंगा। अब एड्रेस का फॉर्मेट होता है मेरा टैग प्लस सेट प्लस मेरा ऑफसेट। हमें टोटल एड्रेस बिट्स पता है कितनी है 16। सो मेरा क्या हो जाएगा टैग इक्वल्स टू 16 माइनस मेरे जो भी सेट बिट्स हैं माइनस ऑफसेट बिट्स, यानी 16 माइनस 7 माइनस 4, ये क्या आ जाएगा मेरा 5 बिट्स। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, टैग बिट्स हो जाएंगे मेरे पास 5, सेट बिट हो जाएंगे 7 और वर्ड बिट हो जाएंगे 4। आपको यही निकालना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है मेरा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रिक्स द ऑपरेटिंग system uses. It gives the user the illusion or appearance of having much more main memory RAM than is physical available. वर्चुअल मेमोरी ओएस की एक ऐसी मैजिक ट्रिक है जो कंप्यूटर को ऐसा फील करवाती है कि उसके पास ज़्यादा रैम है, इवन थू फिजिकली उतनी रैम नहीं होती है। मतलब कंप्यूटर को एक एक्स्ट्रा रैम का इल्यूजन दिया जाता है इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी यूजेस बाय द ओएस टू एक्सपेंड मेमोरी अवेलेबिलिटी। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे ओएस यूज़ करता है ताकि सिस्टम ज़्यादा प्रोग्राम हैंडल कर सके भले ही रैम कम हो। इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इट वर्क्स बाय टेम्परली ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द फास्ट रैम टू द स्लोअर disk storage secondary memory when the RAM runs out of space. The combined space is virtually address spaces. जब मेरी रैम फुल हो जाती है तो ओएस डेटा को टेम्परली सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क एसएसडी में शिफ्ट कर देता है। रैम डिस्क का कंबाइंड एरिया, रैम और मेरी डिस्क का कंबाइंड एरिया वर्चुअली एड्रेस स्पेस कहलाता है। प्रोग्राम को लगता है कि वो रैम में स्टिल अवेलेबल है। दिस शिफ्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग और पेजिंग। नीड क्या इसकी, इट अलाउज प्रोग्राम्स दैट आर लार्जर देन द फिजिकल रैम कैपेसिटी टू रन सक्सेसफुली। देखो वर्चुअल मेमोरी अलाउ करती है लार्ज प्रोग्राम टू रन इवन ऑन स्मॉल रैम सिस्टम्स। मल्टीपल एप्लीकेशन स्मूथली रन हो मेरी और प्रिवेंट करता है सिस्टम को क्रैश करने से वैन जब मेरी रैम फिनिश हो जाती है, और इंश्योर करता है कि बेटर यूटिलाइजेशन हो मेरा डिस्क प्लस रैम कॉम्बिनेशन को। तो सिंपल एग्जांपल से समझें कि आपके पास एक छोटा सा स्कूल बैग है, रैम मान लो उसे, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं प्रोग्राम्स जो कैरी करती हैं। सो आप क्या करोगे, कुछ बुक्स को लॉक कर डिस्क में रख देते हो, जब उनकी ज़रूरत होती है तो बैग में ले आते हो उनको। यही काम ओएस करता है मेरा कि वर्चुअल मेमोरी के थ्रू डेटा को हैंडल करना। अब आता है मेरा कॉन्सेप्ट पेजिंग इम्प्लीमेंटेशन को। पेजिंग इज द मेन टेक्निक यूज्ड टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेजिंग यूज़ होती है।
पेजिंग इंश्योर करती है कि प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग प्लेसेस पर रखने के बाद भी स्मूथली रन करें। इसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करूं तो द प्रोग्राम्स एंटायर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड इक्वल साइज्ड ब्लॉक कॉल्ड पेजेस। अब प्रोग्राम का पूरा वर्चुअल मेमोरी एरिया इक्वली साइज्ड ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। इन ब्लॉक्स को बोला जाता है पेजेस। एग्जांपल के लिए मान लो आपके प्रोग्राम का साइज 8 KB है, ठीक है, और पेज का साइज 1 KB है, तो प्रोग्राम क्या करेगा कि 8 मेरे पेजेस में चला जाएगा। फिजिकल एड्रेस स्पेसेस की बात करूं तो द रैम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड इक्वल साइज्ड ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स ऑफ ब्लॉक्स। रैम को भी सेम साइज के इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। इन रैम ब्लॉक्स को फ्रेम्स या ब्लॉक्स कहा जाता है। पेजेस जैसे कि वर्चुअल मेमोरी का ब्लॉक रैम के फ्रेम के अंदर लोड होता है। इसका की रूल क्या था? साइज ऑफ अ पेज मस्ट इक्वल्स टू द साइज ऑफ अ फ्रेम। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल नहीं होंगे तो पेजिंग प्रॉपरली लोड नहीं होगी मेरी। एडवांटेज क्या है इसका? दिस सिस्टम अलाउज द फिजिकल मेमोरी एलोकेट टू रनिंग प्रोग्राम टू बी नॉन कंटिन्यूअस। द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम डू नॉट हैव टू बी स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ रैम। देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि प्रोग्राम के पार्ट्स रैम में साथ के साथ होना जरूरी नहीं है। ओएस किसी भी पेज को रैम के किसी भी फ्री फ्रेम में रख सकता है। मतलब फिजिकल मेमोरी स्कैटर्ड हो सकती है, प्रोग्राम फिर भी स्मूथली चल सकता है, मेमोरी वेस्टेज कम होती है, फ्रेगमेंटेशन अवॉइड हो सकते हैं इससे। अब आता है मेरा एड्रेस ट्रांसलेशन, पेज टेबल एंड टीएलबी। द सीपीयू जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। दिस मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन इन रैम। अब एक्चुअली होता क्या है, सीपीयू जब कोई भी एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, कोई रियल पोजीशन नहीं होती रैम में। इस लॉजिकल एड्रेस को ओएस में ट्रांसलेट करना पड़ता है इनटू अ फिजिकल एड्रेस रैम लोकेशन। ये ट्रांसलेशन पेज टेबल प्लस टीएलबी मिलकर करते हैं। अब पेज टेबल क्या होता है? दिस इज अ क्रूशियल टेबल मेंटेन्ड बाय द ओएस, usually stored in the main memory. It holds the mapping, the correspondence between the page number from the logical address and the frame number, the physical location in the RAM. Page table is like a map or dictionary that tells कौन सा वर्चुअल एड्रेस किस फिजिकल फ्रेम में रखा हुआ है। इसी एग्जांपल के लिए सपोज करो सीपीयू मुझसे कहता है कि वर्चुअल पेज 5 दो। अब पेज टेबल देखेगा कि पेज नंबर 5 में फ्रेम नंबर 12, सो डेटा फ्रेम नंबर 12 से मिलेगा रैम के अंदर। देखो, अब पेज टेबल कंटेंट में क्या होता है, हर एंट्री स्टोर करती है पेज नंबर जो वर्चुअल मेमोरी साइड होगी और फ्रेम नंबर फिजिकल रैम साइड होगी। इसको हम मैपिंग कहते हैं। अब आता है मेरा टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। द टीएलबी इज अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड एसोसिएटिव मेमोरी कैम used as a high speed cache to store recent page table entries. This speed up and address translation process significantly. TLB is basically a super fast shortcut memory. Think of it like frequently used page table entries का fast cache version है। की आइडिया क्या है इसका कि पेज टेबल रैम में होती हैं थोड़ी स्लो, टीएलबी सीपीयू के पास होती है बहुत फास्ट हो जाती है इसका मतलब। सो व्हेन सीपीयू आस्क फॉर अ पेज, टीएलबी फर्स्ट चेक करता है। अगर टीएलबी मेरा हिट हो जाएगा तो डायरेक्टली गेट द फ्रेम नंबर मिल जाएगा मुझे, और टीएलबी अगर मिस होता है तो गो टू द पेज टेबल जो मेरा स्लो हो जाएगा, फिर उसके बाद अपडेट करेगा टीएलबी में। एक सुपर सिंपल एनालॉजी की बात करूं तो पेज टेबल एंटायर क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर की तरह है, स्लो टू चेक बिकॉज इट्स बिग। टीएलबी क्या, टीचर स्मॉल पर्सनल डायरी की तरह मान लो कि he has only recent marked students, very fast to find. CPU फर्स्ट चेक करता है डायरी को, अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है तो वो जाता है मेरे रजिस्टर के अंदर। अब टीएलबी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? रिड्यूस कर देता है एड्रेस ट्रांसलेशन टाइम को, इंक्रीज कर देता है सीपीयू के परफॉर्मेंस को, अवॉइड कर देता है रिपीटेड एक्सेस टू स्लो पेज टेबल। दिस इज वाई टीएलबी इज अ स्पेशल एसोसिएटिव मेमोरी कैम। इट कंपेयर्स वेरी फास्ट टेक्स्ट। अब अगला आता है मेरा एड्रेस ट्रांसलेशन फ्लो। ये डायग्राम बेसिकली बताता है कि सीपीयू का लॉजिकल एड्रेस कैसे कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस में यूजिंग टीएलबी और पेज टेबल। देखो, सबसे पहले क्या करता है, सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेसेस को, ठीक है, पेज ऑफसेट के साथ। जब सीपीयू कोई मेमोरी एक्सेस करता है वो डायरेक्टली रैम का एड्रेस नहीं देता है, सीपीयू बताता है कि पेज नंबर कौन सा वर्चुअल पेज चाहिए और ऑफसेट कि उस पेज के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, नॉट द रियल रैम एड्रेस।
थिंक ऑफ इट लाइक फ्लैट नंबर प्लस रूम नंबर। जो मेरा पेज हो गया वो हो गया मेरा फ्लैट नंबर, और जो मेरा ऑफसेट हो गया वो हो गया रूम नंबर। अब टीएलबी चेक करता है और पेज टेबल लुकअप करती है। अब सीपीयू के लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए दो जगह चेक होती हैं। पहला होता है मेरा टीएलबी की क्विक चेक। सबसे पहले सीपीयू टीएलबी में चेक करेगा, अगर पेज नंबर टीएलबी में मिल जाएगा तो टीएलबी हिट हो जाएगा। टीएलबी तुरंत करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर दे देता है, सुपर फास्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। दूसरा होता है मेरा पेज टेबल में फुल लुकअप होगा, अगर टीएलबी में नहीं मिला तो टीएलबी मिस हो जाएगा। सीपीयू पेज टेबल में जाता है स्टोर्ड इन रैम, वहाँ से पेज या फ्रेम मैपिंग मिलती है, फिर वो मैपिंग टीएलबी में ऐड हो जाती है फ्यूचर फास्ट एक्सेस के लिए। थिंक ऑफ इट लाइक पहले शॉर्टकट डायग्री में चेक करो, जो टीचर की शॉर्टकट डायरी थी ना उसमें चेक करो, फिर ना मिले तो पूरा रजिस्टर देखना पड़ेगा पेज टेबल। उसके बाद फाइनली आती है मेरी फिजिकल एड्रेस फ्रेम ऑफसेट के अंदर। लास्ट स्टेप में पेज टेबल या टीएलबी से फ्रेम नंबर मिल जाएगा और सीपीयू के लॉजिकल एड्रेस में ऑफसेट ऑलरेडी है। सो फाइनली फिजिकल एड्रेस क्या होगा मेरा फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट। ये ही एक्चुअली रैम का लोकेशन होता है जहां सारा डेटा स्टोर्ड है। नेक्स्ट आता है मेरा डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग इज अ टेक्निक वेयर द पेज इज लोकेटेड इनटू द मेन मेमोरी ओनली व्हेन इट्स एक्चुअली नीडेड बाय द सीपीयू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑन डिमांड। डिमांड पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पेज रैम में तभी लोड होता है जब सीपीयू को उसकी ज़रूरत होती है। इसका मतलब जो चाहिए बस वही लोड होगा। दिस सेव्स रैम इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। अब पेज फॉल्ट की बात करूं तो अ पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन द सीपीयू ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट करेंटली प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, इट इज स्टिल सिटिंग इन द डिस्क। अब पेज फॉल्ट तब होता है जब सीपीयू किसी पेज को एक्सेस करना चाहता है पर वो पेज रैम में अवेलेबल नहीं होता। पेज अभी भी सेकेंडरी मेमोरी डिस्क में होता है, इसलिए सीपीयू उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल के लिए आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हो और एक पेज मिसिंग है उसमें, तो नोटबुक में नहीं अलमीरा में पड़ा है, आपको उठकर उसे लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। हैंडलिंग द फॉल्ट, अब उसको हैंडल कैसे करते हैं? व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स द ओएस स्टॉप्स द करंट प्रोसेस, फाइंड्स द रिक्वायर्ड पेज इन द सेकेंडरी मेमोरी एंड मूव्स इट इनटू द अवेलेबल फ्रेम इन द रैम, अपडेटिंग द पेज टेबल। अब जब मेरा पेज फॉल्ट होता है तो ओएस कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। क्या होगा कि प्रोसेस को टेम्परेली स्टॉप करेगा, फिर रिक्वायर्ड पेज को सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करेगा। जैसे कि हमने क्या, मेरी नोटबुक में नहीं था तो मैंने अलमीरा में जाके चेक किया, उस पेज को रैम में अवेलेबल फ्रेम में लोड करता है, पेज टेबल कंटेंट अपडेट होती है मेरी और प्रोसेस फिर से रेज्यूम हो जाता है। तो पेज फॉल्ट स्लो होता है, इसलिए ज़्यादा पेज फॉल्ट सिस्टम को स्लो कर देते हैं। यहीं पे मेरा कॉन्सेप्ट आता है थ्रेशिंग एंड वर्क सेट मॉडल का। थ्रेशिंग क्या होता है? दिस रेफर्स टू द पुअर परफॉर्मेंस कंडीशनल इन द वर्चुअल सिस्टम वेयर द सिस्टम spends excessive time performing swapping, moving the pages between RAM and disk rather than executing instruction, resulting a severe performance degradation. थ्रेशिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिस्टम का मैक्सिमम टाइम स्वैपिंग में चला जाता है, जैसे कि रैम से डिस्क मूवमेंट या डिस्क से रैम मूवमेंट, इंस्टेड ऑफ रनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। रिजल्ट क्या होगा इसका? सीपीयू बिजी हो जाएगा स्वैपिंग में सिर्फ, परफॉर्मेंस टेरिबली स्लो हो जाएगी और प्रोग्राम लैग करेगा, फ्रीज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा बहुत लेट। सिंपल एग्जांपल के लिए मान लो आप 10 बुक को एक छोटी सी टेबल पर रखना चाहते हो, जगह सिर्फ 2 बुक्स की है, आप हर मिनट बुक को स्वैप करते रहना पड़ेगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसे कहते हैं थ्रेशिंग। अगला आता है मेरा थ्रेशिंग एंड वर्किंग मॉडल सेट। वर्किंग मॉडल सेट क्या होता है? ऑल्सो नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द सोर्स एक्सप्रेस, दिस इज अ मॉडल डिजाइन टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन बाय आइडेंटिफाइंग द सेट ऑफ पेजेस दैट अ प्रोसेस रिक्वायर्स एक्टिवली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम विंडो टू प्रिवेंट थ्रेशिंग। ये एक मेमोरी मॉडल है जिसमें सिस्टम ट्रैक करता है प्रोसेस करेंटली किस सेट ऑफ पेजेस को एक्टिवली यूज कर रहा है। इस सेट को वर्किंग सेट कहते हैं। सिस्टम ये इंश्योर करता है कि ये पेजेस रैम में रहें, थ्रेशिंग अवॉइड होती है इससे। और वर्किंग सेट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्किंग सेट मॉडल एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है जो इंश्योर करती है प्रोसेस के करंटली रिक्वायर्ड पेजेस रैम में ही अवेलेबल रहें। इसका पर्पस होता है कि थ्रेशिंग को रोकना, एक्टिवली पेजेस को ट्रैक करना, परफॉर्मेंस को स्मूथ करना। एक सिंपल एग्जांपल बोलूं तो आप एग्जाम के लिए सिर्फ वही नोटबुक के पेजेस ओपन करते हो जो उस वक्त जरूरी होते हैं, पूरी बुक नहीं पढ़ने बैठते आप। यही मेरा वर्किंग सेट है, द सेट ऑफ एक्टिवली यूज्ड पेज ड्यूरिंग द टाइम विंडो।
अब नेक्स्ट हमारी आती है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पेज रिप्लेसमेंट फीफो और एलआरयू के ऊपर। ये एकेटीव में बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकेटीव 21 क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि कैलकुलेट द पेज फॉल्ट फॉर फीफो और एलआरयू रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फ्रेम साइज दे रखा है मेरा 4 का, मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है ये नोट अ स्लाइटली क्लीनर स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर द कंसिस्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन अक्रॉस रिसोर्सेस। सो मेरा फ्रेम साइज है 4 का और एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है ये। चलो सबसे पहले फीफो से समझते हैं इसको। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। रूल क्या होता है इसका कि रिमूव द पेजेस दैट अराइव द अर्लीस्ट, जो पहले आएंगे वो पहले जाएंगे। फ्रेम साइज मेरा 4 दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले मेरे पास आती है रेफरेंस स्ट्रिंग, जो मेरे स्ट्रिंग दे रखे थे। फिर मेरे 4 फ्रेम्स, फ्रेम 1 2 3 4। ये मेरा एक्शन हिट होगा या मिस होगा। नेक्स्ट आता है मेरा फॉल्ट। तो चलो सबसे पहले आता है मेरा 1 मेरा फ्रेम 1 में आ जाएगा, तो 2 3 4 मेरे खाली रहेंगे। अब 1 क्या है, कहीं मेरा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मिस हो जाएगा, तो फॉल्ट मेरा 1 हो गया। मेरा 2 आता है, तो सबसे पहले 1 के बाद फ्रेम 2 खाली है, तो उसमें आ जाएगा मेरा 2 3 4 खाली रहेंगे। मेरा 2 मैच कर रहा है कहीं, नहीं, तो ये हो जाएगा मिस, फॉल्ट मेरा 2 का। 3 ऐसे 1 2 3 4 खाली मिस। अब आएगा 4 1 2 3 4 सारे भर गए मेरे, ये भी मिस। 4 अभी तक था नहीं कहीं, तो फॉल्ट हो जाएगा मेरा 4 का। अब आता है मेरा 2, क्या 2 मेरे किसी भी फ्रेम में है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, मैच हो गया। जब मैच हो जाता है तो हो जाता है मेरा हिट। तो मैं हिट पे क्या है, मेरा फॉल्ट चेंज नहीं होता। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी मेरा 4 ही रहेगा। नेक्स्ट आता है 1, क्या 1 मेरा मैच हो रहा है यहाँ कहीं, 1 पहले ही मैच हो जाए तो भी मेरा हिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4। अब नेक्स्ट आता है मेरा 5, क्या 5 मेरा मैच हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा। तो अब जो पहले आया था, सबसे पहले कौन आया था, मेरा 1 आया था ना, तो 1 5 से रिप्लेस हो जाएगा। तो मिस क्या हो जाएगा, ये मेरा मिस हो जाएगा और रिप्लेस कर देंगे हम 1 से 5 को, तो फॉल्ट हो गया मेरा 5। अब जब मेरा हिट के बाद मिस आता है तो मेरा फॉल्ट जो है चेंज होता है, तो 4 से क्या हो गया ये 5। अब नेक्स्ट आता है रेफरेंस मेरा 6। तो अब हम मैच करेंगे, क्या मेरा 6 है कहीं, तो 5 4 3 2 नहीं है। तो सबसे पहला क्या आया था मेरा 1 के बाद आया 2, तो हम 2 से इसको रिप्लेस कर देंगे, तो मिस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 2 से, फॉल्ट हो जाएगा मेरा 6 का। अब नेक्स्ट आता है 2, क्या मेरा 2 अवेलेबल है, 5 6 3 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला आया था, तो मेरा 1 आया था वो रिप्लेस हो गया, 2 रिप्लेस हो गया। अब मेरा आती है 3 की बारी, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 2 3 को रिप्लेस कर देगा, तो ये भी मेरा मिस हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे हम 3 से। सो फॉल्ट हो गया मेरा 7 का। अब आता है 1, क्या 1 मेरा अवेलेबल है, नहीं है। अब सबसे फर्स्ट कौन आया था इस केस में, वो है मेरा 4, क्योंकि 5 उसके बाद आया, 6 उसके बाद आया, 2 उसके बाद आया, क्या आया मेरा सबसे पहले 4, तो 4 मेरा रिप्लेस हो जाएगा। सो हम 4 से रिप्लेस कर देंगे 1 को, ये भी मेरा मिस हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा फॉल्ट। अब आता है 6, क्या 6 मेरा अवेलेबल है, 5 6 हाँ अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हिट का केस हो जाएगा। अब मेरा हिट होगा तो मेरा फॉल्ट चेंज नहीं होगा, तो ये भी 8 होगा। अब नेक्स्ट आता है मेरा रेफरेंस 7, क्या 7 अवेलेबल है, 5 6 2 1 नहीं। तो सबसे पहले कौन आया था, अब देखो ये सब चेंज होते होते आए हैं, लेकिन इन सब में सबसे पहले कौन आया, मेरा 5, तो क्या हो जाएगा, मेरा 5 की जगह आ जाएंगे 7। अब 6 2 1, ये भी मेरा मिस का केस हो गया और रिप्लेस कर दूंगा मैं 5 से उसको, ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्ट 9 का 1 बढ़ जाएगा। अब आता है मेरा 3, क्या 3 ऊपर अवेलेबल है, 7 6 2 1 नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 3 को जो सबसे पहले आया था इस केस में, मेरा 7 रिप्लेस हो चुका है, अब आता है मेरा 6 जो सबसे पहले आया था, तो 6 की जगह आ जाएगा मेरा 3, तो ये भी मिस हो जाएगा, रिप्लेस कर दूंगा 6 से, एक और मेरा फॉल्ट बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10। अब आता है 2, क्या 2 मेरा है ऊपर, 7 3 2 1 2 है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, हिट का केस हो जाएगा, तो मेरा फॉल्ट चेंज नहीं होगा, वो भी 10 रहेगा। नेक्स्ट आता है मेरा 1, क्या मेरा 1 अवेलेबल था, 5 7 2 1 है मेरा अवेलेबल है पहले से ही, तो ये मेरा हिट का एक्शन हो जाएगा, तो मेरा फॉल्ट 10 ही रहेगा। नेक्स्ट आता है 3, क्या 3 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, ये भी हिट का केस, फॉल्ट मेरा वही रहेगा। अब आता है 6, क्या मेरा 6 अवेलेबल, 7 3 2 1 नहीं है, तो मेरा क्या होगा, जो सबसे पहले आया था, क्या सबसे पहले आया था मेरा 2 इस केस में, तो 2 मेरा रिप्लेस हो जाएगा 6 से। सो ये मेरा मिस का केस हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो मेरा फॉल्ट हो जाएगा 11। अब टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट पेजेस पूछे तो हमारा जाएगा 11। टोटल नंबर ऑफ हिट, अगर कोई पूछे मुझसे यहाँ पे हिट रेशियो क्या होगा मेरा, तो हिट रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितनी हुई थी मेरी, तो टोटल नंबर ऑफ हिट हुई है मेरी 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ हिट हो गए मेरे 6, और टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग कितनी थी मेरे पास, 17, तो 16/17 हो जाएगा मेरा हिट रेशियो। और मिस पूछे तो ये क्या हो जाएगा, 17 में से 6 17 माइनस 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 17, तो 17 माइनस 6 हो जाएगा मेरा 11 अपॉन 17, तो ये हो गया मेरा
मिस रेशियो। अब अगला आता है मेथड 2, दूसरे से देखते हैं एलआरयू से क्या होता है, लास्ट रिसेंटली यूज्ड, जो मेरा सबसे लास्ट यूज्ड हुआ था उसको रिप्लेस करते हैं इसमें। रूल क्या होता है, रिमूव द पेज दैट हैज नॉट बीन रेफरेंस्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द पास्ट। जैसे चलो सबसे पहले मेरे पास वही रेफरेंस, 4 फ्रेम, फिर एक्शन, फिर फॉल्ट। सबसे पहले मेरे पास 1 आता है, तो 1 आया, 2 3 4 मेरे फ्रेम खाली हैं, तो ये मिस हो गया, 1 मेरा फॉल्ट में आ गया। मिस क्यों हुआ, क्योंकि 1 कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रिंग ही खाली है, अभी मेरी सारी फ्रेम्स ही खाली हैं। तो अगला आता है मेरा 2, 1 के बाद 2, फिर 3 4 खाली, मिस हो गया, फॉल्ट मेरा 2 का हो गया। नेक्स्ट 3, 1 2 3 मिस, अब 4, 1 2 3 4 मिस। अब आता है मेरा 2, क्या 2 है इसमें पहले से है अवेलेबल, तो मेरा हिट का केस हो जाएगा। जब मेरा हिट होगा तो फॉल्ट मेरा चेंज नहीं होगा, वही होगा जो पहले था। फिर आता है 1, 1 2 3 4, 1 मेरा मैच करता है, तो ये भी हिट का केस, ये भी मेरा फॉल्ट 4 का ही होगा। पहले मैं पूरी स्ट्रिंग लिखता हूं यहाँ पे। मेरी स्ट्रिंग क्या है कि सबसे पहले 1, फिर 2 3 4 2 1 5 6 2 1 6 7 3 2। अब इतनी देखते हैं, को देखना होता है कि 5 से सबसे पहले कौन आया था। तो देखो मेरा 1 वाला केस हो चुका है, 2 वाला हो गया, 3 4 1, अब 5 पे आए हैं हम। अब 5 में क्या होगा, अब 5 से पहले देखेंगे कि कौन सबसे पहले आया था। तो देखो मेरा क्या है, 1 2 3 4, देखो 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 3, तो सबसे ज्यादा पहले कौन आया था, मेरा 3। तो हम क्या करेंगे, 5 से 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो अब 3 की जगह क्या लिख देंगे, 5, तो मिस हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा 3 से। इसका हिट फॉल्ट क्या हो जाएगा, 5 या 6 पर। तो 6 से पहले मुझे देखना है, 6 से क्या मेरा 6 कहीं मैच हो रहा है, 1 2 5 4 नहीं हो रहा। तो 6 से पहले सबसे पहले कौन आया था, तो मुझे क्या 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 चेक करना है, 1 2 5 4। क्या मेरा 5 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 4, तो सबसे पहले क्या आया था मेरा 4। तो मैं क्या करूंगा, 4 से 6 को रिप्लेस कर दूंगा, तो मिस हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा 4, क्या 6 से। फॉल्ट मेरा 6 का हो गया। नेक्स्ट आता है 2, क्या मेरा 2 मैच कर रहा है, कर रहा है, तो ये हिट का केस हो जाएगा, मेरा फॉल्ट 6 ही रहेगा। नेक्स्ट 1 भी मेरा मैच कर रहा है, ये भी हिट, ये भी 6 रहेगा। नेक्स्ट 6 6 आ रहा है, मेरा आ रहा है, ये भी मैच हो गया, तो ये भी हिट हो गया, मेरा फॉल्ट हो गया 6 का। नेक्स्ट आता है 7, क्या 7 मेरा कहीं मैच कर रहा है इसमें, नहीं कर रहा। तो हम 7 से पहले देखेंगे, 7 वाले केस से, कि मेरा सबसे पहले कौन आया था। तो मुझे क्या क्या देखना है, 1 2 5 6, तो देखो 6 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 5, तो सबसे पहले क्या आया है मेरा 5। तो मैं क्या करूँगा, 5 से रिप्लेस कर दूंगा 7 को, तो मिस हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा 5 से, ये आ जाएगा मेरा फॉल्ट 7 का। नेक्स्ट आता है 3, क्या 3 मेरा ऊपर मैच कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा मैच। तो अब 3 से पहले क्या क्या है मेरे यहाँ पर, कि 1 2 7 6, देखो 7 ये रहा, 6 ये रहा, 1 ये रहा, 2, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है मेरा 2। अब क्या करेंगे हम, 2 से रिप्लेस कर देंगे 3 को, मिस हो जाएगा और रिप्लेस कर जाएगा 2 से, तो मेरा फॉल्ट हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट आता है मेरा 2, 2 क्या मेरा 2 पर मैच कर रहा है कहीं, 1 3 7 6 नहीं। तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले कौन आया था इसमें 2 से पहले, तो 1 3 7 6, 3 ये रहा, 7 ये रहा, 6 ये रहा, 1, तो मैं क्या करूंगा, 1 मेरा लास्ट में सबसे, तो 1 को रिप्लेस कर दूंगा 2 से, तो 1 की जगह आ गया मेरा 2। अब मिस हो जाएगा 1 और ये मेरा फॉल्ट हो जाएगा क्या, 9 का। नेक्स्ट देखें तो ऐसे क्या आ रहा है 1, क्या मेरा 1 कहीं मैच कर रहा है इसमें, 2 3 7 6 नहीं। तो क्या करूंगा मैं, अब देखूंगा कि 1 से पहले सबसे लास्ट में कौन था, मुझे देखना है 2 3 7 6 को। तो 2 3 7 और 6, सबसे पहले क्या आ रहा है मेरा 6, तो मैं क्या करूंगा, 6 से 1 को रिप्लेस कर दूंगा, तो मिस हो जाएगा और रिप्लेस कर देंगे 6 को, फॉल्ट हो जाएगा एक और बढ़ के 10। नेक्स्ट आता है 3, क्या मेरा 3 अवेलेबल है, 2 3 हाँ है अवेलेबल, तो ये मेरा हिट का केस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्ट वही रहेगा 10। नेक्स्ट आता है 6, तो क्या ऊपर मेरा 6 अवेलेबल है कहीं, नहीं। तो क्या देखेंगे हम, 2 3 7 1, अब 6 से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा था 1 3, इसके बाद आता है 1 3 6, ठीक है। और मुझे देखना है कि 2 3 7 1 में पहले कौन आ रहा है मेरा। तो देखो 3 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 7 ये रहा, तो मैं क्या करूंगा, 7 मेरा सबसे लास्ट में आ रहा है, तो 7 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 6 से, तो मिस हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे 7 से, फॉल्ट मेरा एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो हम टोटल पेज फॉल्ट देखें तो हो जाएगा मेरा 11। तो यही था ये आपका न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आती है मेरी एसोसिएटिव मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कैम। We briefly saw associative memory when discussing the TLB. This is the very special high-speed memory. Normal memory works like this. Input address जाएगा, output data आएगा. Associative memory flips the concept of input data content to output address location. तो सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक नॉर्मल मेमोरी वर्सेस एसोसिएटिव मेमोरी। नॉर्मल मेमोरी में क्या होता है, वो ऐसे काम करती है कि जो इनपुट एड्रेस है वो क्या बन जाता है, मेरा आउटपुट डेटा।
मतलब तुम एड्रेस दोगे, मेमोरी बता देगी उस एड्रेस पर क्या डेटा है। वहीं पर एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है ना, वो क्या अलग काम करती है कि फ्लिप कर देती है लॉजिक को। जो इनपुट डेटा है ना, इनपुट डेटा वो बन जाता है मेरा आउटपुट एड्रेस लोकेशन। मतलब तुम कंटेंट दोगे और मेमोरी खुद बता देगी कि यहाँ डेटा किस लोकेशन पर स्टोर्ड है। इसलिए इसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अ मेमोरी यूनिट दैट इज एक्सेस्ड बाय द कंटेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड रेदर देन बाय स्पेसिफिक एड्रेस और मेमोरी लोकेशन, इट इज कॉल्ड associative memory. It is also known as the content addressable memory CAM. ऐसी मेमोरी जिसको डेटा के कंटेंट से एक्सेस किया जाता है, एड्रेस से नहीं, उसे एसोसिएटिव मेमोरी या कैम बोलते हैं। इसका बेसिक एक्सेस प्रिंसिपल होता है कि द सिस्टम रिसर्चेस बेस्ड ऑन द डेटा कंटेंट इटसेल्फ, परफॉर्मिंग द सर्च साइमल्टेनियसली एंड इन पैरेलल अक्रॉस ऑल स्टोरेज सेल्स। कैम का काम ही अलग होता है। इट सर्चेस फॉर द रिक्वायर्ड डेटा साइमल्टेनियसली इन ऑल सेल्स। पूरी मेमोरी एक साथ चेक होती है पैरेलल सर्च में। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक्सट्रीमली फास्ट लुकअप यूज की जाती है टीएलबी में, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो पहले पढ़ा था। इसका स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या होता है? ड्यू टू इट्स पैरेलल रिसर्च Due to parallel such requirements, every movement cell must have specialized storage capabilities as well as comparison logic circuits for matching content with the input argument. अब कैम क्या होता है? परफॉर्म करता है पैरेलल चेकिंग को। हर मेमोरी सेल में स्पेशल कंपैरिजन हार्डवेयर होते हैं, एडिशनल सर्किटरी लगती है तो मैच द इनपुट कंटेंट। इसलिए कैम एक्सपेंसिव होता है बट अल्ट्रा फास्ट होता है। सिंपल एनोलॉजी हो तो मतलब नॉर्मल मेमोरी क्या होता है? रोल नंबर बताओ नेम मिलेगा, कैम में नेम बताओ रोल नंबर मिल जाएगा। अब इसकी कॉस्ट स्पीड की बात करें तो कैम इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन रैम, हाउएवर द एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन सर्च टाइम इज क्रिटिकल सच एज इन कैश टैग कंपैरिजन और टीएलबी लुकअप्स। कैम नॉर्मल रैम से तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट क्यों यूज करते हैं इसको? क्योंकि कैम सुपर फास्ट फॉर सर्चिंग होती है। जहां सर्च टाइम क्रिटिकल हो, जैसे कि कैश टैग कंपैरिजन हो या टेबल लुक टीबीएल लुकअप हो, वहां कैम मस्ट है। एग्जाम लाइन एक सिंपल लिख सकते हैं कि कैम इज कॉस्टली बट प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट सर्च टाइम ड्यू टू पैरेलल कंपैरिजंस। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले आता है इनपुट। द सीपीयू प्रोवाइड्स द कंटेंट की इट इज सर्चिंग फॉर। अब इनपुट में क्या होता है कि सीपीयू एक कंटेंट यानी की देता है, जिससे ये डेटा कहाँ स्टोर्ड है। मतलब सीपीयू एड्रेस नहीं देता है, डेटा देता है। अब कंपैरिजन फेज क्या होता है कि द कंटेंट इज लोडेड इनटू द आर्गुमेंट रजिस्टर। अ की रजिस्टर डेडिकेट्स व्हिच बिट ऑफ कंटेंट आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्च एक्टिंग अ मास्क। तो कंपैरिजन फेज में क्या होता है? ये कंटेंट आर्गुमेंट रजिस्टर में लोड होता है। ये एक रजिस्टर होता है जो डिसाइड करता है कि किस किस बिट पर पेयर करना है। लाइक अ मास्क, कुछ बिट्स इग्नोर भी की जा सकती हैं। दिस इज वाई कैम परफॉर्म्स फ्लेक्सिबल मैचिंग। अब मैं पैरेलल सर्च की बात करूं तो द मेमोरी परफॉर्म साइमल्टेनियसली मैच ऑपरेशन अक्रॉस ऑल वर्ड्स। सभी मेमोरी सेल्स एक साथ पैरेलल मैच ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। हर सेल चेक करता है क्या मेरे पास ये डेटा कंटेंट स्टोर्ड है। दिस इज वाई कैम क्या होता है? अल्ट्रा फास्ट होता है। आउटपुट की बात करूं तो द लोकेशन दैट मैचेस द कंटेंट आर आइडेंटिफाइड, ऑफ्टन इंडिकेट्स बाय अ मैच रजिस्टर, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग एड्रेस डेटा इज रिट्रीव्ड। आउटपुट क्या होता है? जिस लोकेशन में मैच मिलता है उससे मैच रजिस्टर इंडिकेट करता है, फिर उस मैच्ड सेल का एड्रेस आउटपुट डेटा में मिल जाता है। सिंपल वर्ड्स में डेटा बताओ, सीएम बता देगा कि ये डेटा किस एड्रेस पे पड़ा है। एक सिंपल एनोलॉजी बताऊं तो इमेजिन करो एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की। नॉर्मल मेमोरी क्या करेगी? तुम रोल नंबर दोगे, स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा। कैम क्या करेगा? तुम स्टूडेंट का नाम दोगे, तुम्हें रोल नंबर तुरंत मिल जाएगा। पूरी क्लास एक साथ चेक होती है पैरेलल सर्च में। नेक्स्ट आता है मेरा एसोसिएटिव मेमोरी का एक डायग्राम। दिस डायग्राम शोज हाउ कैम सर्चेस यूजिंग कंटेंट इंस्टेड ऑफ एड्रेस। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है मेरा? एक्सटर्नल की सर्च कंटेंट आता है। ये वो डेटा या की होता है जिसको सीपीयू सर्च करना चाहता है। नॉर्मल रैम के अपोजिट, यहाँ एड्रेस नहीं डेटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सर्च करो 1011, ठीक है। मीनिंग क्या है इसका? कि कंटेंट बेस्ड सर्च स्टार्ट होगी यहां से। दूसरा आता है मेरा आर्ग्यूमेंट रजिस्टर प्लस की रजिस्टर्स।
अब आर्गुमेंट रजिस्टर क्या करता है, ये रजिस्टर सीपीयू का दिया हुआ कंटेंट टेम्परली स्टोर करता है, और की रजिस्टर ये डिसाइड करता है कि कौन से बिट्स कंपेयर करनी है। इट एक्ट्स लाइक मास्क, 1 आया तो कंपेयर करो, 0 आया तो इग्नोर कर दो। टुगेदर दे प्रिपेयर कंटेंट फॉर मैचिंग इनसाइड कैम। अब आएगा कैम में, कैम एरे मेमोरी सेल प्लस लॉजिक। ये कैम का रियल पावर हाउस पार्ट है। इसमें हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं, हर सेल के अंदर कंपैरिजन लॉजिक बिल्ट इन होते हैं। अब ये क्या करता है, पैरेलल सर्च होती है यहाँ पे मेरी, सभी सेल साइमल्टेनियसली कंपेयर करती हैं इनपुट कंटेंट को, इसलिए कैम अल्ट्रा फास्ट होता है और फास्टेस्ट देन रैम होता है। ये स्टेप ही कैम को फास्टेस्ट सर्च मेमोरी बनाता है। अगला आता है मेरा, कहाँ जाता है फिर, साइमल्टेनियसली कंपैरिजन होके मैच रजिस्टर में आउटपुट डेटा एड्रेस, आउटपुट एड्रेस डेटा। जो सेल या सेल्स कंटेंट से मैच होती हैं वो मैच रजिस्टर को सिग्नल करती हैं। मैच रजिस्टर फिर मैच्ड लोकेशन का एड्रेस या डेटा आउटपुट में देता है। एग्जाम्पल, कंटेंट फाइंड करो लोकेशन नंबर 5 पे और मैच करो डेटा रिटर्न को। एक ही साइकिल में पूरी मैचिंग हो जाती है, इसको कहते हैं पैरेलल चेकिंग। अगले मेरे आते हैं क्वेश्चंस जो क्या पूछे गए थे, व्हाट इज कैम और व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर 7 मार्क्स से पूछा गया था व्हाट इज एसोसिएटिव मेमोरी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, और व्हाट डू यू मीन बाय कैम, एक्सप्लेन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब देख चुके हैं हम डिटेल में। यहाँ पर हमारी यूनिट 4 खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या नोट्स चाहिए हो, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्टली सीधे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर द वीडियो। थैंक यू।